बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान ईशा अल-अदनान और मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि आपकी सुबह खैरियत से गुजर रही होगी। वैसे तो साइंस के अंदर बहुत सी जिद्दत आ रही है और बहुत सी इनोवेशंस हो रही हैं, लेकिन ज़िंदगियां बचाने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त इनोवेशन है जिससे मुतल्लिक आज आपको सबसे पहले बताएंगे। फिर बहुत सी आम खबरें जिस पर बात होगी और वो ये है कि शदीद ज़ख्म हरगिज़ जो किसी भी सूरत में जानलेवा साबित हो सकता है, उसमें खून बहना एक ऐसा मामला होता है जो कि परेशानी क्रिएट कर सकता है। तो साइंसदानों ने एक ऐसी स्प्रे तैयार की है जो कि खून को फौरी तौर पर रोक सकती है और कीमती जानों को बचा सकती है। क्योंकि जब जख्म लगता है, खून बह रहा होता है, तो हर सेकंड जो है वो कीमती साबित होता है। और वो अगर आपका खून मुसलसल बहता चला जा रहा है और आपको जो फर्स्ट एड नहीं दी गई है, तो फिर आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। और हम देखते हैं कि बहुत सारी जगहों पर मौत का सबब भी ये बहुत ज़्यादा खून बहना ही है। लेकिन अब एक नई तहकीक के मुताबिक जनूबी कोरिया के साइंसदानों ने एक नया स्प्रे इजाद करवाया है जो कि एक ही सेकंड के अंदर, बल्कि एक सेकंड से भी कम वक्त में आपका खून बहना बंद कर सकता है। और न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक कोरिया के अंदर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा की गई है। एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने बिल्कुल इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तहकीक की है और तहकीक करने के बाद ये स्प्रे मुतारिफ करवाया गया है जो कि आपके तमाम मसलों का हल है, आपकी जान बचा सकता है। बिल्कुल, और शदीद जख्म को फ़ौरन सील कर देता है। कुदरती अज्जा से इसको तैयार किया गया है तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा और इमदाद के नक्शे को बदलने की सलाहियत इसके अंदर मौजूद है। तो मुबारकबाद उन तमाम साइंसदानों के लिए जिन्होंने कीमती इंसानी जानों को बचाने के लिए ये इनोवेशन की है, ये स्प्रे ईजाद किया। आगे बढ़ते हैं और आज की टॉप 5 स्टोरीज़ की बात कर लेते हैं नाज़रीन, जिसमें सबसे पहले सोलर सार्फिन के लिए बुरी खबर है। एक बिजली का झटका उनको लगाया गया है और वो ये कि सोलर सार्फिन के लिए अब एक नया कानून पास किया गया है जिसके मुताबिक यूनिट के बदले यूनिट की फराहमी ख़त्म की गई है और हुकूमत ने सोलर सार्फिन के लिए नया निज़ाम नाफिज कर दिया है और उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। किस तरह से अब लूटा जाएगा सोलर सार्फिन को? पहले ये पॉलिसी थी कि सोलर ज़रूरी है, तवानाई का बहरान है, और जब लोग सोलर पर आ गए तो फिर अब उनको एक और झटका दिया जा रहा है महंगे और भारी बिलों की सूरत में। उसके बाद बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप। पाकिस्तान ने अमेरिका को भी 32 रन से शिकस्त दे दी है। साहबजादा फरहान ने जिम्मेदाराना बैटिंग का मुजाहिरा किया है और 73 रन की शानदार इनिंग्स खेली है। आगाज़ बहुत ही अच्छा है और उसके बाद एक के बाद दूसरा मैच भी हम जीतते चले जा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वर्ल्ड कप इस बार पाकिस्तान ही आएगा। इस पर माहिरीन की राय भी लेंगे। बिल्कुल, और फिर बात होगी पाकिस्तान समेत दुनिया भर में साइंस में खातीन और लड़कियों का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस दिन साइंस के शोबे से मुंसलिक औरतों की खिदमात को सराहा जाता है। हमारी बच्चियाँ, हमारी खातीन, कितना ज़रूरी है उन्हें भी साइंस से, तालीम से रोशनास कराना। इस अहमियत पर तफसील से बात की जाएगी। उसके बाद बात करेंगे सऊदी अरब के वर्ल्ड डिफेंस शो 2026, पाक फ़ज़ाइया के चर्चे, JF-17 थंडर, ब्लॉक 3 मल्टी रोल और सुपर मुशाक तरबियती तैयारे तवज्जो का मरकज़ बने रहे। इस पर भी तफसील से जायज़ा लेंगे। कितनी एक्नॉलेजमेंट मिल रही है पाकिस्तान एयरफोर्स को और क्या कुछ इसके अंदर मज़ीद हो सकता है, इस पर भी तफसील से जायज़ा लेंगे। और आखिर में बात होगी कि कहीं आप डार्क साइकोलॉजी का शिकार तो नहीं है। ये डार्क साइकोलॉजी है क्या वाकई लोग बग़ैर आपकी इजाज़त आपके दिमाग को हैक कर सकते हैं? ये कितना ख़तरनाक मामला है और इससे छुटकारा किस तरह से मुमकिन है? किस तरह से आप किसी के हमले का शिकार हो सकते हैं? इस पर माहिरीन की राय शामिल करेंगे और ये सारे टॉपिक्स होंगे, सारी अहम मौज़ूआत जो कि आज के प्रोग्राम में ज़ेर गौर लाए जाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं उस बिजली के झटके की जो कि सोलर सार्फिन को लगाया जा रहा है। शायद सज़ा दी जा रही है उनको कि उन्होंने हुकूमत के जो एक ज़िम्मेदारी थी उसमें उनका हाथ क्यों बटाया, हुकूमत के कहे हुए मशवरे पर अमल क्यों किया। क्योंकि आपको याद होगा, इंशाअल्लाह हमें भी याद है कि वज़ीर-ए-आज़म समेत तमाम हुकूमती मशीनरी, वज़ारत तवानाई ये कहती रही कि सोलर वक्त की ज़रूरत है, ये ग्रीन एनर्जी है, बग़ैर किसी साइड इफ़ेक्ट के है, बग़ैर किसी ईंधन के जले सूरज की रोशनी से आप ये तवानाई हासिल करते हैं, इसका होना ज़रूरी है। तमाम सरकारी इमारतों को उस पर शिफ्ट किया गया और जब सब शिफ्ट हो गए और एक बड़ा कंट्रीब्यूशन होना शुरू हो गया तो अब सज़ा दी जा रही है उन तमाम सोलर सार्फिन को।
तो अब लाइन लॉसेस का क्या किया जाए, अब वो कैपेसिटी पेमेंट का क्या किया जाए, जो गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर बिलों की सूरत में डालनी होती हैं उनका क्या किया जाए, उनका हुकूमत क्या करे। इसीलिए हुकूमत डिस्करेज करना शुरू कर चुकी है नेट मीटरिंग को या फिर सोलर सिस्टम को। तो अब जो सोलर सिस्टम लगवा चुके हैं वो इससे किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं या किस तरह से नुकसान के ज़ुमरे में मतलब आएगा, नुकसान उठाएंगे, इससे हम यही जानेंगे। वकास मूसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन है सोलर एसोसिएशन। वेलकम टू शो कहेंगे आपको। वकास मूसा साहब, सबसे पहले आना चाहेंगे कि पहले गवर्नमेंट खुद इनकरेज करती है बल्कि लोगों को इस तरफ लाती है कि आप लोग सोलर सिस्टम लगवाइए और एनर्जी को सेव कीजिए, हमारा हाथ बटाइए। और जब आवाम हाथ बटाने के लिए आगे बढ़ते हैं, इतना हज़ारों लाखों की इन्वेस्टमेंट करके सोलर सिस्टम लगवाते हैं और अब उन्हें डिस्करेज किया जा रहा है, अब यूनिट के बदले यूनिट की सहूलत नहीं रहेगी ये कहा जा रहा है। तो ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है सोलर सार्फिन के लिए तो बड़ा तशवीशनाक है, क्या कुछ हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम जी, शुक्रिया आपने मुझे बुलाया है। बिल्कुल जो आपने समराइज़ किया है यही हो रहा है कि इस वक्त गवर्नमेंट जो है वो अपने प्रेशर्स में, क्योंकि बेसिकली हो ये रहा था कि जो पावर सेक्टर है, डिस्कोज हैं, जो लेस्को आईएसको, उनके बिल्स कम हो रहे थे और कंजम्पशन डिमांड कम हुई है। लेकिन डिमांड कम होने की मेन वजह जो है वो ये है कि प्राइस बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में जो मसला है कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे लोग हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करना चाहते हैं, लेकिन जिस लेवल की प्राइसेस आई हुई है लोगों ने अपनी कंजम्पशन गिराई हुई है। अब वो जो कंजम्पशन गिर रही है उसमें कैपेसिटी चार्जेस पड़ रहे हैं और जो मेहनत का काम है, जैसे फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाना, ट्रांसमिशन बढ़ाना, रिकवरीज करना, वो गवर्नमेंट करना नहीं चाहती। तो उनको जो आसान हल नज़र आया वो ये है कि सोलर के जो सारिफ हैं, जो कि बेचारे ऑलरेडी इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं, मीटर लगा के बैठे हुए हैं, तो उनसे जो यूनिट ले रहे थे 1 to 1 पे पहले ले रहे थे, अब उन्होंने एकदम से उसको गिरा के कह दिया कि 1 to 5, यानी आप समझ लें कि एक यूनिट जब आप गवर्नमेंट को सेल करेंगे तो वो आपको 10 रुपए देंगे और वही यूनिट जब वो आपको वापस सेल करेंगे तो उसके 50 रुपए लेंगे। तो यानी 10 रुपए की चीज आपसे लेके 50 रुपए की जो है वो आगे बेचना चाहते हैं। ये बेसिकली ये एक नाइंसाफी है, इसको ये कहेंगे कि नाइंसाफी है, क्योंकि अच्छा, ये नाइंसाफी का तस्करा अवैस लगारी साहब ने भी किया है। हम आपके साथ भी शेयर करना चाहते हैं। वकास मूसा साहब, वज़ीर तमन्नाई है अवैस लगारी साहब, उनका मौक़िफ़ है कि 5 रुपये में फ़ी यूनिट बनता है, 5 या 6 रुपये में। तो अगर हम 16 सार्फिन से ये यूनिट 27 रुपये में ख़रीदेंगे तो बाकी सारे सार्फिन के साथ ज़्यादती होगी, लेकिन उनको वो ज़्यादती नज़र नहीं आ रही जो 10 या 11 रुपये में यूनिट ख़रीद के बदले में हमें या सोलर सार्फिन को ही 50 रुपये या 50 रुपये से ज़्यादा में फ़रोख्त किया जाएगा। तो ये जो जुल्म किया जा रहा है, क्या ये ज़्यादा देर तक इसी तरह से चल पाएगा? और क्या हुकूमत भूल चुकी है कि उन्हें दोबारा वोट लेने के लिए इस अवाम के पास ही आना है? जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। बल्कि इसमें मैं एक चीज ऐड कर दूं कि वो जो कह रहे हैं कि 7 या 8 रुपए पे यूनिट खरीदते हैं, तो वो जिनसे खरीदते हैं ये वो आईपीपीज हैं जिनके साथ इनके 25 साल के कॉन्ट्रैक्ट है। देखें, आपका एक सोलर का सारिफ जो है उसने सोलर अपनी इन्वेस्टमेंट से अपने घर पे लगाया है। आप उसको अगर कंपेयर करते हैं कि मैं आईपीपी से 10 रुपए में खरीद रहा हूँ, तो बिल्कुल गलत, ये अनफेयर कंपेरिजन है। अनफेयर कंपेरिजन इसलिए है क्योंकि जो आईपीपी है उसको आपने 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, उसको आपने 80% वो फाइनेंसिंग बैंक से लेता है, सब्सिडाइज रेट पर फाइनेंसिंग मिलती है, उसका टेक और पे गारंटी होती है कि अगर किसी वजह से सिस्टम नहीं भी चलेगा तब भी उसको पैसे मिलेंगे। जबकि जो सोलर का सारिफ है वो बेचारा सिर्फ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। इसके अलावा वो अपने पैसों से सारा कर रहा है, जमीन अपनी छत अपनी दे रहा है। इसके अलावा अगर सिस्टम डाउन होता है किसी वजह से तो उसको कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलती। तो ये तो बिल्कुल नाइंसाफी है कि आप कहें कि उसको क्योंकि मैं 10 का देता हूं तो इसको भी मैं 10 का दूंगा। अच्छा, तो उसको रेट तो डेफिनेटली बढ़ाना चाहिए। इसका सोल्यूशन फिर क्या है, क्या समझते हैं आपके? क्या अब बैटरीज लगवा ली जाएं, तमाम सोलर सार्फिन जो वो बैटरीज पर कन्वर्ट हो जाएं, वो बिल्कुल ही बिजली लेना बंद कर दें गवर्नमेंट से? क्या तरीका कार होगा? क्योंकि जो इस वक्त सोलर सिस्टम लगवा चुके हैं, जिन्होंने अपना लाखों रुपया खर्च किया है, वो कतई तौर पर अपना जो यूनिट है वो इतने में बेचने के लिए तैयार नहीं होंगे और ना ही हुकूमत से दुगने दामों खरीदने पर रजामंद होंगे। तो फिर होगा क्या? क्या बैटरी पर शिफ्ट कर दिया जाए? और बैटरियां क्या इतनी कैपेसिटी रखती हैं, जेब पर भारी तो नहीं है वो, अगर सार्फिन लगवाना चाहते हैं तो? अब इसमें जो है ना, लगाई साहब को और जो पावर मिनिस्ट्री को पिछले 1 साल से हम मेरे ख्याल मुतअद्दिद बार यही वाला फीडबैक दे चुके हैं, बस वो फीडबैक हमारा लेते नहीं है। हम उनको यही कह रहे हैं कि देखिए, आप इस तरह की चीज़ करेंगे तो जो आपके सारिफ हैं, देखें वो कहते हैं कि सोलर वो लगाता है जिसके पास पैसे होते हैं, तो बैटरी भी वही लगाएगा जिसके पास पैसे होंगे। और बैटरी सस्ती होती जा रही है। जिस तरह असल में हमें जब डिसीजन मेकिंग करनी होती है तो हमें एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव देखना होता है। अब हमारी गवर्नमेंट इस वक्त ये नहीं देख रही कि दुनिया में बैटरीज की टेक्नोलॉजी कहाँ पहुंच गई है और आज
जहां पहुंची है वहां से 2 साल बाद कहां पहुंचेगी और 3 साल बाद कहां पहुंचेगी। बैटरीज डेफिनेटली सस्ती हो गई हैं। आज से 2 साल पहले जो बैटरी का रेट था वर्सेस आज जो बैटरी का रेट है तकरीबन हाफ है। इसके अलावा जो अवेलेबल क्वांटिटी, अवेलेबल क्वालिटी बेहतर हो रही है, जो वैरायटी है वो बेहतर होती जा रही है। तो आप अपने सारिफ को खुद पुश कर रहे हैं कि वो बैटरी की तरफ जाए। तो आपका आज एक छोटा सा मसला है कि शायद सोलर का सारिफ जो है ना वो कम कंजम्पशन कर रहा है। उस कंजम्पशन के मसले पे जो आपका एक छोटा सा मसला है, बहुत कम लोगों के पास ये मसला, यानी बहुत कम लोगों ने सोलर लगाया है, इतना ज्यादा सोलर नहीं लगा हुआ जितना परसेंटेज, यानी अगर आप आज भी देखें तो अभी और भी बहुत से लोग हैं जो सोलर लगाएंगे आगे जाके, क्योंकि देखें इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस तो महंगी है ना, वो तो एक अंडरलाइंग मसला है, उसको सॉल्व नहीं कर रहे। तो जब लोग बैटरी लगाएंगे तो जिस शख्स ने आज बैटरी लगा ली, हो सकता है देखें इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ज्यादा है, तो हो सकता है हर बंदा एक साथ ना लगाए, लेकिन बैटरी हो सकता है एक शख्स 2 बैटरीज लगा ले, और वो जब उसको 2 बैटरीज में इन्वेस्टमेंट रिटर्न हो जाएगी तो उसके साथ वो 2 बैटरीज और लगाएगा, फिर 2 बैटरीज और लगाएगा। तो 3, 4, 5 साल में जो आपके बड़े बड़े कस्टमर्स है रेजिडेंशियल, बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे होंगे जो फुली ऑफ द ग्रिड हो जाएंगे। और जब ये हो जाएगा तो हमारे ये जो डिस्कोज आएंगे फिर रोते हुए आएंगे कि सर आपके पैसे। अच्छा, अब ये थोड़ा सा मामला ये डिस्कोज वाला है, ये जो पावर हाउसेज हैं जो बिजली बनाते हैं, कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में बिजली बनाएं या ना बनाएं, वो पेमेंट्स उनको हुकूमत वाजिबुल अदा है कि उन्हें वो पेमेंट्स उनको करनी है और हमारी जेबों से ही जा रहा है। अच्छा, अब इसका हल क्या है? क्या उनके साथ निगोशिएट किया जाए? क्योंकि हम देख रहे हैं कि 10-15 जो ख़ानदान हैं पाकिस्तान के, वही कमाइयाँ कर रहे हैं, और उनसे भी अगर बात करने से, निगोशिएट करने से हुकूमत घबराएगी तो फिर जो बाहर की कंपनीज हैं उनके साथ किस तरह से आप बात कर पाएंगे? और ये पाकिस्तानी अवाम के साथ ये जुल्म कब तक होता रहेगा? दूसरी चीज़ ये है कि ये जो तरीक़ाकार अब होने जा रहा है, कानून में तब्दीली की जा रही है, यूनिट के बदले यूनिट नहीं मिलेगा, DC चार्जेस होंगे, एक आम आदमी की समझ के लिए कितना फ़र्क पड़ने जा रहा है? अगर किसी शख्स का बिल 10,000 या 50,000 आता था, अब उसमें कितना इजाफा हो जाएगा इस नई इम्प्लीमेंटेशन के साथ? मैं आपको एक बिल्कुल सादा सी मिसाल में समझाता हूँ। लेट्स से कि एक घर है जिधर 500 यूनिट महीने के दिन के टाइम पे एक्स्ट्रा थे, और वो 500 यूनिट जो है ना एक्सपोर्ट होते थे। तो जो करंट पॉलिसी थी, जो पिछली पॉलिसी थी, उसमें 500 यूनिट उसको जो एक्सपोर्ट होते थे तो वो तकरीबन उसको यूनिट टू यूनिट एडजस्टमेंट होती थी। महीने के एंड पे जो बाकी के 500 यूनिट रात के टाइम के इस्तेमाल होते थे उससे एडजस्ट हो जाते थे। तो इसका मतलब है कि 500 यूनिट पे अगर आप 50 रुपए की भी प्राइस पकड़ें तो तकरीबन महीने का 25,000 का उसको बेनिफिट मिल रहा था अपने बिल में, यानी उसका बिल जो है 25,000 से कम हो रहा था। अब जो नई पॉलिसी आई है उसमें यही रेट 10,000 हो जाएगा, 10 रुपए हो जाएगा। तो 10 रुपए का मतलब ये वही वाले 500 यूनिट अब जो है सिर्फ 5,000 रुपए की मालियत के बराबर होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक कस्टमर जिसका बिल महीने में 25,000 से कम हो रहा था अब सिर्फ 5,000 से कम होगा, यानी 20,000 रुपए जो एक्स्ट्रा है। और ये नए पुराने तमाम सार्फिन पर होगा या जो अब सोलर लगवाएंगे ये उनके ऊपर लागू होगा? ये जो अब सोलर लगाएंगे उन पे तो 5 रुपए का 10 रुपए का रेट लागू होगा। जिन्होंने पहले लगाया हुआ है उनके साथ भी ज्यादती हुई है, क्योंकि उनका तो कॉन्ट्रैक्ट, खासकर जैसे अगर एक शख्स ने आज से 6 महीने पहले सिस्टम लगाया है और उसको उसके पास 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसने तो अपनी इन्वेस्टमेंट इस हिसाब से की थी कि मुझे 50 रुपए के हिसाब से यूनिट का एडजस्टमेंट मिलेगा, यूनिट टू यूनिट एडजस्टमेंट मिलेगी। तो अब अचानक से उसकी जो एडजस्टमेंट है, उसका जो 25,000 का बिल है वो ठीक है 5,000 पे नहीं जाएगा, वो 12,000 पे चला जाएगा, 12,500 पे चला जाएगा, क्योंकि उसको 25 रुपए के हिसाब से कॉम्पनसेशन मिलेगी। तो उनका भी नुकसान है, जो लगा चुके हैं उनका नुकसान है, और उनके साथ तो एक्चुअली ज्यादा ज्यादती हो रही है, क्योंकि उनको तो बताया भी नहीं था, और उनको अचानक से एक दिन मिनिस्टर साहब का दिल चाहा कि भाई कल सुबह से जो है ना वो पॉलिसी चेंज हो रही है, और लिटरली वो जो नेपरा रेगुलेशन है उसमें डेट लिखी हुई है SRO 9 फेब, इफेक्टिव इमीडिएटली। ये इफेक्टिव इमीडिएटली क्या चीज होती है? आप हमें एग्जाम हमेशा पढ़ाते हैं कि स्वीडन को देखो और नॉर्वे को देखो और चाइना को देखो, तो आपको पता है कि स्वीडन में जो है नेट मीटरिंग की जो चेंजेस हैं वो 2027 की उन्होंने अनाउंस कर दी हुई है ऑलरेडी, यानी आप समझ लें 18 महीने या 12 महीने का टाइम देते हैं दिया जाता है ताकि आवाम संभल सके और आवाम को संभलने का मार्जिन मिले। लेकिन यहाँ पर तो फिलफौर नाफिजुल अमल हो जाते हैं जो भी फैसले किए जाते हैं। अच्छा वकास मूसा साहब, 4,40,000 सारिफीन हैं जो कि 66,000 जो कि इससे मुतासिर होंगे, जिन्होंने सोलर सिस्टम लगवा रखे हैं जो नेट मीटरिंग के ऊपर हैं। 24% उसमें लाहौर के अंदर हैं और कुछ 6-7% जो है वो कराची के अंदर हैं सिर्फ। बाकी तो अभी पूरे पाकिस्तान के अंदर पता नहीं कितने सारिफीन होंगे। लेकिन अगर हम देखें तो गवर्नमेंट से आपकी क्या कोई जिस तरह आप भी बता रहे हैं कि गवर्नमेंट से आपने सजेशंस भी दी हैं, आपकी मुलाकात भी होती रहती है, तो क्या उनके पास डिमांड के हिसाब से कैपेसिटी मौजूद है बिजली फ्राहम करने की? अगर मौजूद है तो फिर भी हम देखते हैं कि लोड शेडिंग होती है। वो भी मुझे लगता ही है कि उन लोगों को मुतासिर करने के लिए जिन्होंने सोलर सिस्टम लगाए हैं, क्योंकि जब बिजली शट डाउन होती है तो सोलर सिस्टम भी काम करना बंद कर चुके होते हैं जिन लोगों के पास बैटरीज मौजूद नहीं है। तो क्या ये भी एक टैक्टिस है ताकि उन लोगों के सोलर उस वक्त काम ना कर पाएं? अगर आपके पास बिजली पूरी है और आप फ्राहम कर सकते हैं कैपेसिटी के हिसाब से, तो फिर तो आपको इस तरह की जो लोड शेडिंग है गैर एलानिया वो नहीं करनी चाहिए।
एग्जैक्टली ये पॉइंट बहुत ही वैलिड पॉइंट है, और यही पॉइंट हम उनको समझाते हैं कि आप जो एक आपने एक वो बनाया हुआ है कि भाई हमारे पास डिमांड कम है, तो आप डिमांड बढ़ाने की बात करें ना। देखें, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से आप 30 किलोमीटर बाहर निकल जाएं और आपको ऐसा एरिया मिल जाएगा। बल्कि कराची के शहर के अंदर, लाहौर के शहर के अंदर भी ऐसे जगह हैं जहाँ पे अभी भी जो है लोड शेडिंग 10-10 घंटे, 12-12 घंटे डेली की हो रही है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो सोलर से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी आ रही है आप उधर पहुंचाएं? मसला ये है कि उधर जब इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाते हैं तो वो कहते हैं हमारा निज़ाम तरसील सही नहीं है, हमारा जो है वो कलेक्शन सही नहीं होती। तो वो जो मुश्किल मसले हैं उनको सॉल्व नहीं करना, और जो प्लानिंग का फुकदान है कि जिसकी वजह से ये मुश्किल मसले आ रहे हैं, पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो कलेक्शन नहीं हो रही, सबसे बड़ी जो चीज़ है। अच्छा, लास्टली ये जो कलेक्शन वाला मामला है, बोलो सारे इसको सजा दे रहे हैं, वे आउट है क्या वाहिद यही एक हल है, या फिर हुकूमत कोई आसान रास्ता देखना चाह रही है, इसलिए एक ऐसे तबके को टारगेट किया जा रहा है जिनको पता है कि वो जवाब नहीं दे सकते या कोई रद्द-ए-अमल नहीं दे सकते? तो आपको क्या लगता है कि इसके अलावा और क्या ऑप्शंस थी जो इस्तेमाल करते हुए इन लॉसेस को, इन पेमेंट्स को बहाल भी किया जाता और सोलर सार्फिन भी इसमें नरग़े में ना आते? जी बिल्कुल, ये इजी वे आउट लिया गया है और हमेशा लिया जाता है। जिस तरह एफबीआर जो है जब टैक्स का टारगेट शॉर्ट होता है तो उन्हीं लोगों पे टैक्स लगा देता है जो कि पहले से टैक्स दे रहे होते हैं। तो इसी तरह की जो है ये एक यानी क्या कहते हैं उसको, हिकमत अमली इसने पावर सेक्टर ने भी अपनाई है। इसके सॉल्यूशंस डेफिनेटली मौजूद हैं और हम पिछले साल 2 साल से जो है ना वो आप कह सकते हैं चीख के बता रहे हैं कि भाई आप इस तरह से देखें, इस तरह से देखें। मैं ये नहीं कह रहा कि नेट मीटरिंग की रेगुलेशंस कभी भी चेंज नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल देखिए हर चीज़ चेंज होती है, उसका टाइम आता है, लेकिन उसको चेंज ऐसे करना चाहिए कि ये ना हो कि 2 साल बाद आप फिर बैठे रो रहे हो। तो उसका जो तरीका है बेसिकली आपने डिमांड बढ़ानी है। देखिए हमारी जो कैपेसिटी चार्जेस का मसला है वो यही है ना कि डिमांड हमारी कम है। डिमांड बढ़ाने का एक मेजर तरीका ये है कि प्राइस को कम करना है, उसको कंट्रोल करना है, वो भी करना है, लेकिन साथ साथ में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना है। देखें जो गाँव है जहाँ पे वैक्सीनेशन फ्रीजर में नहीं रखी जा सकती क्योंकि वहाँ पे बिजली नहीं होती और उसकी वजह से बच्चों को आप पढ़ा नहीं सकते, और हुकूमत के ऊपर सिर्फ उन सारिफिन के ऊपर तकिया करना है कि उन्हीं से पैसा मजीद निकलवाया जा सके या उन्हीं का खून निचोड़ा जा सके जो कि ऑलरेडी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो फिर ये तरीका कार सही नहीं होगा। अल्टीमेटली लोग बैटरीज पर शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे, जिसके पास जितनी इस्तात होगी, पहले एक बैटरी, दूसरी बैटरी, और फिर टोटली हम देखेंगे कि लोग बाइकआउट कर देंगे, आपसे बिजली नहीं लेंगे। तो फिर आप क्या करेंगे? इसलिए हुकूमत को अभी से अपने फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। आबिद शेरेली भी कह चुके हैं, रहनुमा नून लीग हैं, वो भी कहते हैं कि जी फैसले पर नजरसानी होनी चाहिए। तो हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि फैसले पर नजरसानी। बहुत शुक्रिया। वकास मूसा साहब, चेयरमैन सोलर एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद थे। और हुकूमत को होश करना चाहिए, वज़ीर आज़म इस मामले का नोटिस लें क्योंकि उन्हीं के मशवरे पर बहुत से लोगों ने सोलर लगवाया और अब उनको इस चीज़ की सज़ा दी जा रही है। ये जुल्म है। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 के अंदर भी आज खिलाड़ियों की बोली होने जा रही है और फिर हमने अमेरिका से मैच भी जीता है, उस फतह पर भी बात होगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शानदार दूसरी फतह, ये बहुत ज़रूरी है एक बड़े मैच से पहले, क्योंकि आप जानते हैं कि 15 तारीख को आने वाला जो संडे है एक बड़ा टाकरा रिवायती हरीफों पाक भारत होने जा रहा है। उससे पहले हमारे लिए बहुत ज़रूरी था कि हम अपनी तैयारी शो करें, गो के मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन अच्छा है। और जो नाकदीन हैं, जो क्रिकेट के पंडित हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि मज़ीद मार्जिन था, 15 से 20 रन और भी बनाए जा सकते हैं अगर थोड़ा सही पेस के साथ हमारे बल्लेबाज परफॉर्म करते। तो और भी बहुत सी खबरें हैं, PSL की ऑक्शन भी होने जा रही है और विमेन क्रिकेट की बातें भी होंगी। तो आगाज़ कर लेते हैं हमारे, बिल्कुल आगाज़ कर लेते हैं। पहले हमने जो मैच अमेरिका से जीता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। हमारे बहुत ही मोस्ट सीनियर डॉक्टर नुमान नियाज साहब, सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार हैं, उनको हम प्रोग्राम में मदऊ कर चुके हैं। वेलकम टू शो कहेंगे आपको। और डॉक्टर साहब, आपके वक्त के लिए हम बड़े मशकूर हैं कि आपने हमें वक्त दिया। आप इसे जानेंगे कि फतह से आगाज़ हो चुका है, इस तसलसल को बरकरार रखना कितना ज़रूरी रहेगा हमारे लिए, और समझते हैं कि हमने बड़ी मतवाज़न बैटिंग की है या हमारा टीम वर्क बड़ा अच्छा था या फिर हमें कहीं पर मजीद काम करने की ज़रूरत है। जिस तरह जुनैद भी कह रहे हैं कि नाकदीन तो इस वक्त तंज कर रहे हैं या वो कह रहे हैं कि मजीद हमारे पास मार्जिन था लेकिन हमने वो हासिल नहीं किया। सबसे पहले तो जी एब्सोल्युटली प्लेजर आपके शो में आने का। जहाँ तक ताल्लुक है जी पाकिस्तान की टीम का और इनकी क्रिकेटिंग स्किल्स का, लास्ट ईयर अगर आप देखें तो इन्होंने तकरीबन 31 T20 इंटरनेशनल्स खेले थे और जिनमें से 24 जीते थे। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसमें वो ये था कि मेजॉरिटी जो है वो अपने से लोअर रैंकिंग की टीम से जीते गए थे। लेकिन फिर लास्ट ईयर हमने देखा सलमान अली आगा का बड़ा क्रिटिसिज्म था। आई वाज आल्सो वन ऑफ द क्रिटिक्स के वो T20 क्रिकेट से बिलोंग नहीं करते और रेलेवेंट नहीं है। लेकिन उन्होंने पिछली 2 सीरीज में, गुज़िश्ता 2 सीरीज में जब उनको अपॉर्चुनिटी मिली बाबर की एब्सेंस में नंबर 3 पे बैटिंग करने की, तो ही प्लेड सम ब्लाइंड इनिंग्स और उन्होंने शो किया कि उनकी रेलेवेंस भी है।
ये तो एक बात है। लेकिन जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज नजर आई वो ठीक है कि नेदरलैंड्स के अगेंस्ट मैच फंस गया। और मैं ये आपको बता दूं कि जो एसोसिएट टीम्स होती हैं वो T20 जब खेलती हैं तो बड़ी टीम्स की जो एक स्किल सेट होता है वो ऑलमोस्ट मार्जिनलाइज हो जाता है बिकॉज ऑफ द शॉर्टर वर्जन ऑफ द गेम। और सेकेंडली ये जो एसोसिएट्स आते हैं दे हैव नथिंग टू लूज, तो इनका माइंडसेट होता है टू गिव देयर बेस्ट रादर मोर देन देयर बेस्ट अगेंस्ट द टॉप टीम्स। तो ये कोई अनोखी चीज नहीं है। आपने इंडिया को फंसते देखा, दे स्टटर्ड अगेंस्ट यूएस। पावर प्ले में 4 आउट हो गए, 77 पे 7 आउट हो गए, सूर्य कुमार का कैच ना गिरता तो क्या होता। सो इसी तरह पाकिस्तान 3 विकेटों से मुश्किल जीता। फहीम का कैच लेट ऑफ हुआ और 3 छक्के लगे। देन नेपाल हैड इंग्लैंड जस्ट हेल्ड बाय द स्क्रफ ऑफ द नेक। 4 रन से बड़ी मुश्किल से इंग्लैंड मैच जीतने में कामयाब हुआ। श्रीलंका हैड ए टफ टाइम अगेंस्ट आयरलैंड। तो ये सारी चीजें तो हो गई, बट जब टूर्नामेंट बढ़ता चले जाता है फिर एसोसिएट्स एक्सपोज होना शुरू हो जाते हैं। तो ये अभी अगर आप कल का मैच था हमारा एक सबसे बड़ा डायलेमा ये है पर्सनली फील कि पाकिस्तान की टीम का बैलेंस जो है वो बड़ा मुश्किल है टू अचीव। और माइक हैसन का एक माइंडसेट है। और अगर आप देखें हम लास्ट ईयर में न्यूजीलैंड से हम 5 T20s खेले थे, 1 जीते थे जो एक आप टॉप टीम कह सकते हैं। हाँ, ऑस्ट्रेलिया को जो आपने 3-0 से हराया दैट वाज अमेजिंग। तो आपका बिल्डअप तो अच्छा। अब माइक हैसन की एक मेंटालिटी है वो ऑलराउंडर्स डिपेंडेंट है। आपका मिडिल ऑर्डर कोई नहीं है। जितने भी ये मिडिल ऑर्डर में खेलने की कोशिश करें ये सारे टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं। तो जब आउट ऑफ प्लेस देते हैं उनका रोल डिफाइंड नहीं होता। बाबर आजम आई पर्सनली फील एक टेम्पलेट था। ही हैज बीन अ वेरी सक्सेसफुल T20 प्लेयर, लेकिन वो रिजवान के साथ एक टेम्पलेट के तहत खेलते थे। ही यूज्ड टू बैट डीप, रन अ बॉल जाते थे और फिर एक आपकी बॉलिंग बड़ी तगड़ी होती थी। तो यू यूज्ड टू मैचेस या। लेकिन अब जो एक इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि बाबर आउट ऑफ प्लेस लगते हैं। कल भी अगर आप देखें वो ठीक है, उन्होंने 1 ओवर में हरमीत सिंह के जो है 2 चौके 1 छक्का लगाया, 32 गेंदों में 46 किया, पर पहले 17 गेंद पे कोई बाउंड्री नहीं थी। फिर उनको नंबर 4 पे खिलाना, चले नंबर 3 एक्सेप्टेबल है, नंबर 4 पे वो आउट ऑफ प्लेस हैं। या तो उनको आइडेंटिफाई करके रोल किया जाएगा जी आपने यही करना है, ठीक है। तो वो की जा सकती है नुमान भाई कि बाबर आजम की जोड़ी साहबजादा फरहान के साथ बन सके, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ के मैच के अंदर भी 80+ की उन्होंने शराकतदारी दिखाई है। तो साहबजादा फरहान तो बेहतरीन फॉर्म में है ही, वो साबित करें अपनी एक के बाद एक परफॉर्मेंस से। लेकिन अगला मैच बहुत ही भारी जिम्मेदारी, प्रेशर होगा, दोनों टीमों के ऊपर होगा। लेकिन हम अमूमी तौर पे प्रेशर को झेल नहीं पाते। और वैसे तो हमारी स्ट्रेंथ बॉलिंग है, लेकिन बॉलिंग में पेसर्स या फिर स्पिनर्स ज़्यादा इन्हिसार किस पे होगा। और फिर वही बात कि मिडिल ऑर्डर को बेहतर और मजबूत परफॉर्मेंस के लिए क्या करना होगा फिर। ये है आपका अच्छा क्वेश्चन है। एक तो देखें अभी अब मिडिल ऑर्डर में अगर आप आए तो उस्मान खान के कल 6 मैच हो गए। इससे पहले 5 मैचेस में 5 की एवरेज थी, बैक टू बैक जीरोज हो गए। कल वो रन आउट हुआ और 80 का स्ट्राइक रेट था। आई पर्सनली बिलीव उस्मान नेवर डिजर्व्ड टू प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट। वो डोमेस्टिक लेवल का एक अच्छा प्लेयर है। फिर आपके पास विकेट कीपर कोई नहीं है, सारे स्टैंड इन है। इवन उस्मान जो कि इन तीनों में बेहतर है जो आप लेके गए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी एक रेगुलर विकेट कीपर नहीं है। अब आपने मिडिल ऑर्डर रखा नहीं हुआ। फ़खर जमान इज नॉट इन फॉर्म, रेपुटेशन पे तो आप ले गए। फिर वो नंबर 4 का प्लेयर है, उसको अगर आप नंबर 5 पे खिलाएंगे। फिर शादाब खान के आने के बाद उसकी स्पिन थी, कल उसने 2 आउट किए, वो एज ए मिडिल ऑर्डर बैट्समैन खेल सकता है। बट आप जब एक एडेड स्पिनर शादाब में की नज़र में देखते हैं तो फिर आप उस्मान तारिक को क्या बेंच करेंगे। उस्मान को खिलाना है तो किसको नहीं खिलाएंगे। तो ये जो इंडिया के अगेंस्ट फिर ये अंडर यूटिलाइज्ड है मोहम्मद नवाज और फ़हीम अशरफ, दे क्वालिटी बैट्समैन इन T20 क्रिकेट। तो अब करना क्या है हमने, क्योंकि इंडिया के अगेंस्ट देखें आप पास रिकॉर्ड्स को छोड़ दें, जो एक अच्छी चीज़ पाकिस्तान टीम की नज़र आई एंड वन मस्ट गिव क्रेडिट, वो सलमान आगा को चाहता है कि आपकी इवन नेदरलैंड्स के मैच में पहले गेंद से जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो आपकी फील्डिंग में एनर्जी नज़र आई, जो और पाकिस्तान के प्लेयर्स में एनर्जी नज़र आती है, तो देन दे ऑलमोस्ट एंड अप विनिंग। और कल भी बड़ा अच्छा कंफर्टेबल मैच जीता। साहबजादा वाज आउटस्टैंडिंग। साइम अयूब को कल समझ आई कितना इंपॉर्टेंट है उनका विकेट पे ठहरना, बिकॉज वो बहुत ही आला प्लेयर हैं। प्रोबेबली पाकिस्तान की टीम में वाहिद हैं जो मॉडर्न क्रिकेट से इक्वेट होते हैं, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली इम्पैचुअस एट टाइम्स नजर आते हैं और वो आउट जल्दी हो जाते हैं। सो आपको रोल डिफाइन करने पड़ेंगे, एक आधी आपको चेंज करनी है। अब फास्ट बॉलर्स में जब देखें हमने एक और ब्लंडर किया, अगर शहीन अफरीदी नहीं थे या फॉर्म में नहीं थे और आपने सलमान मिर्जा को कल का मैच नहीं खिलाया, उसके बाद फ़हीम अशरफ अगर आपने दूसरा फास्ट बॉलर लेना और स्पिन
ब्रिलियंट पोटेंट स्पिन अटैक है। अगर हमेशा आपने की तरह स्पिनर्स डॉक्टर साहब एक बार फिर से तनकीद की जद में आ जाएगी टीम के और सिलेक्शन टीम स्पेशली कि अच्छे से सिलेक्शन नहीं की गई है या फिर जिन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखना चाहिए था वो नहीं मद्देनज़र रखे गए। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें श्रीलंका की पिच को मद्देनज़र रखते हुए हम क्या समझते हैं, टॉस जीत कर बैटिंग का फैसला करना चाहिए अगर हम जीतते हैं, या बॉलिंग बेहतरीन रहेगी? किस चीज़ में हम आप समझते हैं कि इस वक्त परफॉर्म कर सकते हैं? देखिए, मैं उसी तरफ आ रहा था कि अब आपको शहीन को खिलाना पड़ेगा, क्योंकि आपने नसीम शाह को एक भी मैच नहीं खिलाया, उसके बाद फ़हीम अशरफ से एक भी ओवर नहीं करवाया। सो मुझे नहीं समझ आई कि आप अगर शहीन पे ही इन्वेस्ट करेंगे तो वो तो इस वक्त काफ़ी वल्नरेबल है। वो ही इज़ नॉट द शाहीन शाह अफरीदी हू वी नो। तो फास्ट बॉलिंग का एक इशू आएगा। स्पिनर्स आपने कितने खिलाने हैं? अच्छा, फिर अगर मोहम्मद नवाज आपका एक बड़ा ही आउटस्टैंडिंग उसकी परफॉर्मेंसेज रही हैं और ब्रिलियंट किस्म का एक वो ऑलराउंडर है T20s में, अब प्रॉब्लम क्या आएगी कि उनके 4 लेफ्ट हैंडर्स टॉप ऑर्डर पे आएंगे इंडिया के, और ये स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है। फिर इतनी कोई बॉल, अभी आपने पूछा, ये तो शायद प्रेमदासा में इंडिया पाकिस्तान का मैच, लेकिन इतना ब्रेक हुआ नहीं जितना कहा जा रहा था कि गेंद बड़ा स्पिन करेगा। और सो आई पर्सनली फील इब्रार आपका ट्रम्प कार्ड होगा, नंबर 1। नंबर 2 जो है उस्मान तारिक को आपको लाना चाहिए, सरप्राइज वेपन होगा। ये 2 तो होने, अब अगर ये 2 होने तो कौन बाहर बैठेगा कौन नहीं बैठेगा विल बी अ डायलेमा। लेकिन आई टेल यू वन थिंग, पाकिस्तान की टीम रिगार्डलेस ऑफ कि वो उसका बैलेंस है या नहीं है, इस बार थोड़ा डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड से आपको इंडिया के साथ खेलते नजर आएंगे। ये जो बैक एंडेड बहुत सारी चीजें हुई हैं, आई पर्सनली फील इंडिया भी प्रेशर में काफी होगा, उनकी भी रेपुटेशन। वर्ल्ड कप आता हुआ देख रहे हैं फिर पाकिस्तान में? देखिए, मुझे वर्ल्ड कप का नहीं पता, बट ये टीम अगर थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ और एक बैलेंस के साथ और एक वो कहते हैं ना अपना तगड़े अंदाज से खेले तो ये सेमीफाइनल की टीम तो है। बेशक एक्सपर्ट्स इनको 3 में या 13 में काउंट ना कर रहे हों, बट आई पर्सनली फील के अलॉन्ग साइड इंडिया, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी, हॉटेस्ट प्रॉपर्टी है, नंबर 1। नंबर न्यूजीलैंड, उनको आप सोच भी नहीं सकते जिस तरह वो खेल रहे हैं, पर उनकी आप बिल्डअप देखें, उन्होंने सीरीज ही इंडिया में खेली बिफोर दिस वर्ल्ड कप, तो 2 हो गए। तीसरा, साउथ अफ्रीका को अगर स्पिन का मसला ना है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, उनके जो 2 प्रीमियर फास्ट बॉलर्स हैं वो निकल गए, लेकिन मेंटली वो बहुत तगड़े हैं। सो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में से एक, एंड आई पर्सनली फील पाकिस्तान हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांस, क्योंकि आप अगले राउंड में जब पहुंचे इंशाल्लाह। अच्छा नुमान भाई, पिछली बार हमने देखा कि एक एज हासिल था जिस पे हमने भी एतराज़ किया, पूरी दुनिया का था कि भारत को एक एज हासिल है कि वो मूव नहीं कर रहे, सारी टीम उनके से खेलने के लिए दुबई में जा रही हैं। तो इस बार ये एज हमें हासिल होगा, उसका फ़ायदा हम उठा पाएंगे? लेकिन डेफिनेटली देखें, क्योंकि कंडीशंस बहुत मैटर करती हैं, और आप क्योंकि वहीं पे गए हैं, आपकी एक्लेमेटाइजेशन हुई है, फिर आप उन्हीं पिचेस पे खेल रहे हैं, तो और इंडिया को आउट ऑफ कंफर्ट जोन आप लेके आए हैं, और जितना उनकी जितनी मर्जी हैगमोनिक प्रेजेंस हो, जितना मर्जी इंटरनेशनल क्रिकेट को हॉस्टेज रखा हो, बट आपने जब वो टिट फॉर टैट किया ICC चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, और आपने कभी नॉट ट्रैवल टू इंडिया, जो ICC के बोर्ड ने आपको इजाज़त दी, अनलाइक जो बांग्लादेश का केस हुआ, तो इंडिया आउट ऑफ कंफर्ट आके आएगा, और फिर पाकिस्तान के स्पिनर होंगे। और अगर आप थोड़ा सा अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें, सेल्फ बिलीफ रखें, ये पाकिस्तान प्लेयर, ये लड़के अच्छे हैं, ये सिर्फ बैलेंस अचीव की बात है। तो आई एम वेरी पॉजिटिव कि इस बार कोई लॉपसाइडेड डिफीट नहीं। इंशाल्लाह हम भी बहुत पुरुमीद हैं कि वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान में ही आएगा, और वैसे भी इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें जम चुकी हैं पाकिस्तान और इंडिया के ऊपर, तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी पाकिस्तान टीम बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगी। अच्छा, थोड़ी सी सुपर लीग की अगर बात हो जाए डॉक्टर साहब, तो सुपर लीग सीज़न 11 के अंदर आज खिलाड़ियों की जो ऑक्शन होने जा रही है, फ्रेंचाइजीज मालिकान अपनी अपनी बोलियाँ लगाएंगे। आप क्या समझते हैं किसके हिस्से में कौन सा प्लेयर आएगा, कौन किस प्लेयर को हासिल कर पाएगा? और इसके अंदर बताया जा रहा है कि अगर 16 रुकनी टीम आप तश्कील देते हैं तो उसके अंदर 5 कम से कम आपको आउटसाइडर्स यानी कि बाहर से प्लेयर्स, इंटरनेशनल प्लेयर्स रखने पड़ेंगे। क्या समझते हैं कौन किस प्लेयर की कितनी बोली लगने जा रही है, कौन किसको हासिल कर पाएगा? देखें, बहुतों की तो बोली आपके सामने आई गई जो रिटेंशन में दी गई है, वो तो चाहे बाबर आजम हो या इवन साइम अयूब के बारे में बात हुई, बट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है जी कि इसमें जो डायरेक्ट साइनिंग है उसमें आपने जैसा स्टीवन स्मिथ हैं और अपना मुस्तफिजुर रहमान को भी लिया गया है। सो ये डायरेक्ट साइनिंग का क्या इतना स्ट्रेंथ और फाइनेंशियल मसल होगा फ्रेंचाइजेस का कि वो इक्वालिटी और इक्विटी की तौर पे जाएं? कहीं ये तो नहीं होगा बहुत अमीर प्लेयर्स बहुत अमीर हो जाएंगे, बहुत गरीब प्लेयर्स बहुत गरीब रह जाएंगे। तो एक तो ये चीज़ देख,
बट ऑक्शन पे जाना एक ब्रेव स्टेप है, लेकिन राइट स्टेप फॉरवर्ड है, बहुत ही एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि दुनिया में कहीं पे भी लीग्स जो हैं, जितनी भी ये फ्रेंचाइज बेस्ड क्रिकेट है, वहाँ पे ड्राफ्ट नहीं होता, वहाँ पे ऑक्शन ही होता है। फिर आपने अब आई थिंक बढ़ाया है, कोई अबाउट 1.6 मिलियन डॉलर्स तक लेके गए, समथिंग लाइक जो कैप है। शायद अगर $2 मिलियन होती तो बहुत बेहतर होता, आपके पास और अपॉर्चुनिटी होती। फिर आपने एक एक प्लेयर जो है वो कैटेगरीज के मुताबिक पिक करना है। अगेन थोड़ा सा ये आगे रीडिफाइन होगा जब PSL 11 हो जाती है और ये ऑक्शन होता है। सो इसमें थोड़ी सी अभी टीजिंग प्रॉब्लम्स जरूर आएंगे। एंड आई पर्सनली फील कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ यंगस्टर्स हैं, ये जो समीर मिन्हास है, इसकी बड़ी आला वैल्यू लगनी चाहिए। मास सदाकत हैज डन वेल, उनको भी मिल ही गया है अच्छे पैसे। सो ये कुछ यंगस्टर्स आपको सरप्राइज करेंगे और दिस इज गुड फॉर एक्चुअली क्रिकेटर्स जी, क्योंकि पहले क्या था कि हेगेमोनिक प्रेजेंस रखी हुई थी, ये जो फ्रेंचाइज होल्डर्स हैं वो जोर जबरदस्ती बहुत सारे प्लेयर्स को रिटेन कर लेते थे। तो ये अच्छा है, क्रिकेट इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है। एंड आई थिंक PSL और PCB हैज डन वेल इन अ वे कि आपने देखा कि जो लास्ट 3 फ्रेंचाइजेस की बिडिंग हुई है वो कम से कम $31 मिलियन जो है वो जनरेट करके देगा एनुअली PCB को। तो ओवर डिपेंडेंसी ICC की ग्रांट पर $34.5 मिलियन की, कम से कम अब आप सेल्फ सफिशिएंट होने जा रहे हैं कि आप एक फाइनेंशियल बेस है। लेट्स होप इट ऑगर्स वेल, और मुझे तो पॉजिटिविटी नजर आती है, बिल्कुल बेहतरी आ रही है और उसके असरात भी हम देख रहे हैं। PSL एक इंटरनेशनल इवेंट बन के सामने आ रहा है, 11वां एडिशन है और ये पहले से ज़्यादा भरपूर होगा, पहले से बेहतर प्लेयर्स होंगे और शायद क्रिकेट को एक अच्छा खेल देखने को मिलेगा। लास्टली बच्चियों के लिए कोई मशवरा, साउथ अफ्रीका के खिलाफ सनसनीखेज मैच था, आखिरी बॉल के ऊपर साउथ अफ्रीका जीत तो गया है, लेकिन अगली बार ये गलती ना हो, क्या मशवरा है बच्चियों के लिए? मैं इन बच्चियों को, पाकिस्तान विमेन क्रिकेट को ना मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि देखें आपके सोशल सर्कमस्टांसेस है, परफॉर्मेंसेस मिलना चाहिए। आपने उनको इंफ्रास्ट्रक्चर क्या दिया, आपको उनको कहाँ इंकरेजमेंट करते हैं, कहाँ पे उनका एक प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड बोर्ड है या उनकी स्पेशलाइज्ड फैसिलिटीज हैं, कहाँ वो मॉडर्न क्रिकेट अपने आप को डेवलप करें। फिर सोशल स्ट्रक्चर्स में लड़कियों के लिए आके खेलना और बाहर निकलना, बहुत सारे आपके ऐसी जो मसाइल हैं वो चलते रहते हैं। तो ये जो भी कर रही हैं, जितने भी रिसोर्सेज में कर रही हैं, हारें या जीतें, एटलीस्ट दे रिप्रेजेंट पाकिस्तान। इसके बावजूद कप्तान सना ने 45 बॉलों के ऊपर 90 रन बना दिए सर, बगैर किसी जो सहूलियात मिलती हैं हमारे मेंस टीम को, वो भी नहीं मिल रही हैं उनको। तो एब्सोल्युटली, और ये देखें ना, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस, इंडिविजुअल ब्रिलियंस जो है वो आपका कम से कम सोशल एक्शन तो है ना वर्ल्ड क्रिकेट में। तो आई पर्सनली फील कि इनको इंकरेज करना चाहिए, इनको बेहतर फैसिलिटीज देनी चाहिए, बेहतर पैसा आना चाहिए, इनको ऑर्गेनाइज करें। और आई थिंक कि टाइम आ गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट सीरियसली सोचे कि इनकी भी एक विमेन लीग भी होनी चाहिए जिसने इंडिया में होती है। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। डॉक्टर नौमान नियाज हमारे साथ मौजूद थे, उनका माराना तजिया आपने सुना है तमाम मौज़ूआत पर, खास तौर पे जो संडे को होने वाला मैच है, अब उसके लिए तगड़ी तैयारी होनी चाहिए। हमारी दुआएं तो है ही, लेकिन टीम को भी एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देनी होगी, अटैकिंग मोड में आना होगा, ताकि भारत को पता लग जाए कि ना सिर्फ पाकिस्तान के बगैर इंटरनेशनल क्रिकेट अधूरी है, बल्कि हम क्रिकेट के मैदान में भी उन पर भारी हैं। बिल्कुल जी, और यहाँ पर एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, दीगर हम इश्यूज होंगे इस ब्रेक के बाद आपकी। वेलकम बैक। और आज बात होगी साइंस की, और साइंस के अंदर भी ख़वातीन की, क्योंकि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज साइंस में ख़वातीन और लड़कियों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद ये है कि साइंसी शोबों में ख़वातीन की खिदमत को सराहा जाए और आने वाली जो हमारी नस्लें हैं उनकी हौसला अफजाई भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल जी, और ये ना माना जाए कि कोई भी फील्ड अब मर्दों की रह गई है। इसी तसलसल में हुकूमत पंजाब ने जो काम किया है, सरकारी स्कूल के अंदर जदीद तालीम के फ़रोग को फ़रोग देने के लिए स्टीम जो लैब्स हैं वो मुतारिफ कराई गई हैं। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स और रियाजी पर मबनी जो लैब्स हैं उनका क़याम एक बड़ा ही अहम मनसूबा है। हमारे साथ आज मेहमान मौजूद हैं जो कि इसको लीड भी कर रही हैं, और उनके साथ उनकी तालबा भी मौजूद हैं जो कि रोबोटिक्स बना रही हैं और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। हमारे साथ मरियम मास्टर हैं, ट्रेनर स्टीम लैब की। वेलकम टू शो कहेंगे मरियम आपको भी, और आप इस प्रोजेक्ट को हेड भी कर रही हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ फारिया नजीब हैं, आप स्टूडेंट हैं, आपसे भी जानेंगे कि आप रोबोट्स किस तरह से बना रही हैं। साथ ही वरीशा ईमान हैं, आपको भी वेलकम कहेंगे, आपसे भी जानेंगे। और हमारे साथ तूबा अहमद हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, आपसे भी जानेंगे कि इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है साइकोलॉजी के अंदर। वेलकम टू शो कहेंगे आप सारे मेहमानों को। सबसे पहले मरियम आप ही से आगाज़ कर लेते हैं, आज तो आप अपने स्टूडेंट्स को भी साथ लेकर आई हैं। इसके अंदर कितना काम अब तक सरकारी सतह पर स्कूलों के अंदर हो रहा है स्टीम लैब्स के अंदर, और क्या कुछ बनाया जा रहा है? हम देख रहे हैं कि साइंस के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर,
मैथमेटिक्स के अंदर ये लैब्स काम कर रही हैं, थोड़ा सा हमें बताएं इसका। हम ये इसको जो सबसे पहले हम वर्कफोर्स रेडीनेस कर रहे हैं, हमने 300 टीचर्स ट्रेन कर दिए हैं, मेल एंड फीमेल फ्रॉम लाहौर, और हम इसको नेशन वाइड रोल आउट करेंगे, यानी डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में जाएंगे। तो जैसे कि आज आप जानते हैं आज इंटरनेशनल डे है वुमेन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो आपको पता है जैसे कि इवन कि अभी भी राजनपुर में अगर हम जाके विज़िट करें, वहाँ पे बच्चियों को एक्सेस नहीं है अभी भी एजुकेशन की, और ये एक बहुत ड्रास्टिक प्रॉब्लम बनता जा रहा है। तो हम जो ये स्टीम लैब ला रहे हैं, आप जानते हैं जो अंडर डिज़र्व्ड बच्चे होते हैं, अंडर प्रिविलेज बच्चे होते हैं, उनके पास 2 ही डोमेन होती है, या डॉक्टर या इंजीनियर, या उन्होंने CSS करना होता है। बट ये जो स्टीम लैब है ये वन स्टॉप शॉप है टेक्नोलॉजीज़ के लिए। यहाँ से जो बच्चा ट्रेन होता है, यहाँ से जो बच्चा सीखेगा वो आगे रोबोटिक इंजीनियर भी बन सकता है, वो आगे AI इंजीनियर भी बन सकता है। यानी हम उनको वो सारी ग्लोबली डिमांडेड हैंड्स ऑन स्किल्स दे रहे हैं जो कि इस वक्त ज़रूरत है। और ना सिर्फ इसमें, जैसे अगर यहाँ पे जैसे आप जानते हैं हमारे साइकोलॉजिस्ट भी बैठे हुए हैं, ये बताएंगे आपको कि 2 डेज़ पहले मुझे एक बच्चा मिला एंड ही वाज लाइक आई एम सुसाइडल, बिकॉज के मेरे वाले साहब की डेथ हो चुकी है। उनकी एनर्जीज को पॉजिटिव साइड पे यूटिलाइज करना ये बहुत ही ज़रूरी है और काबिल सताइश है। मरियम साहबा, आप भी हुकूमत पंजाब भी सारे काम कर रहे हैं, आपके बच्चों से भी हम ज़रा गपशप करते हैं। पहले फारिया आप बताइए कि आप क्या कर रही हैं और उसके बाद फिर हम वरीशा से जानेंगे और तूबा साहबा से भी बात करते हैं। रोबोटिक्स पे काम कर रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग, और हम केमिकल एक्सपेरिमेंट AI इंटीग्रेट करके उससे कर रहे हैं, और ये बहुत एक्यूरेट और प्रिसाइज होता है। और इसका काम क्या है? ताकि अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें काफ़ी डर होता है कि कोई चीज़ गलत हो जाएगी, लेकिन AI के थ्रू बहुत प्रिसाइज हो जाता है और डर ख़त्म होता है। और ये मकासद क्या है? ये रोबोट्स क्या काम करेंगे, किस चीज़ में हेल्प आउट करेंगे इंसानों को? हर चीज़ भी कर सकते हैं। अच्छा, जो आप उनको सिस्टम ये कमांड देंगे वो उस काम के लिए जी, ये मशीन लर्निंग होती है, हम उनको सिखाएंगे कि जो चीज़ हमें उनसे काम से। ज़बरदस्त। अच्छा, वरीशा भी हमारे साथ ही हैं। वरीशा, आप किस पर काम कर रही हैं? आप मैं अभी फ़िलहाल मैंने अभी ही स्टार्टअप लिया है इनके साथ, तो ये काफ़ी इतना अमेजिंग काम है कि आप जिस फील्ड में जाएं, एक्चुअल में मैं बायोलॉजी की हूँ, तो आप अगर चाहते हैं ना कि बायोटेक की फील्ड डेवलप हो, वहाँ पे कोई हमारे रोबोट्स आएँ, हमारी एक्यूरेट टेस्ट हो, लेबॉर्ट्रीज़ में अच्छा काम हो, तो वो भी हमारा जो है ना, मैं उस पर काम करूँगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट डेज़ में। और ये एक इतना अच्छा इनिशिएटिव मुझे तो बहुत ज़्यादा लगा कि बीइंग अ प्राइवेट सेक्टर स्टूडेंट, आई हाईली अप्रिशिएट कि यहाँ पे बच्चों को जो कि अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के हैं, जिनको एक डिफरेंस फील होता है कि यार हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, बट यहाँ पे ये है कि इन्होंने इतना अच्छा सेटअप। और ये सेटअप कहाँ पर लगा हुआ है? आपकी तो दोनों की उम्रें बहुत कम है, तो आप कौन सी क्लास में हैं दोनों, और साथ में इस चीज़ को, ये रोबोट्स बनाने में कितना टाइम देते हैं, और ये क्या किसी भी उम्र में कोई भी बच्चा कर सकता है? कुछ भी, कोई एज लिमिट नहीं है। यहाँ पे आपको कोई चीज़ मेमोराइज नहीं करनी पड़ेगी, यहाँ पे आपको हर चीज़, जैसे बच्चा होता है ना घर पे एक चीज़ को देखते देखते सीख जाता है, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे आपको ऐसे सिखाया जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। हमें वैसी चीज़ें मेमोराइज करनी पड़ती हैं, कोडिंग सीखनी पड़ती है, एंड फिर हमें इंटीग्रेट करना पड़ता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप बिना किसी चीज़ के, आप कुछ एक पीछे किसी अच्छे बैकग्राउंड से नहीं है, आप यहाँ पे आएँ, यहाँ पे आपको हर फैसिलिटी दी जाएगी। ज़बरदस्त, और हुकूमत का ये डेफिनेटली बड़ा अच्छा इकदाम है। तूबा, आपसे जानेंगे, आप साइकोलॉजिस्ट भी हैं, कितनी हेल्प आउट रहेगी आपकी साइकोलॉजी इसके अंदर? क्या आप इसको हेल्प आउट करेंगी रोबोट्स को बनाने में या इसकी इनोवेशन के अंदर? क्योंकि हम देखते हैं कि रोबोट्स के अंदर जज्बात नहीं होते, वो एहसासात नहीं रखते हैं, तो क्या साइकोलॉजी की मदद से इनके अंदर कुछ ऐसी भी चीज़ें डाली जा सकती हैं कि वो फीलिंग्स और एहसासात जज्बात के साथ, क्योंकि मेडिसिन बनाना है, बॉडी के ऊपर किस तरह से असरअंदाज होगी बायोटेक के अंदर या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर, तो उसके अंदर हमें ये चीज़ भी देखनी पड़ेगी। तो आप किस तरह से हेल्प आउट कर रही हैं इस डिपार्टमेंट में? साइकोलॉजी बेसिकली हेल्प करेगी जो लोग यहाँ पे काम कर रहे होते हैं, जैसे स्टूडेंट्स एक्सपर्टीज़ यहाँ पे अब अचीव कर रहे हैं, हासिल कर रहे हैं, और जो एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी काम कर रहे हैं, साइकोलॉजी उनमें हेल्प करेगी, उन लोगों के लिए हेल्प करेगी। क्योंकि आप बहुत सारे टाइम पे ऐसे होता है आप बर्नआउट फील करने लग जाते हो, या आप कोई स्टूडेंट हैं अभी, फियर है उन्हें, अपनी लर्निंग ग्रेजुअली डेवलप कर रहे हैं, व्हेन एंड हाउ के क्वेश्चंस, उनके अंदर क्यूरियोसिटी है ना, इननेट डेवलप होती है, तो व्हेन एंड हाउ के क्वेश्चंस आते हैं, वो ये सोचते हैं कि अभी ये वर्कआउट करेगा या नहीं करेगा, या कितनी टाइम लिमिट, कितनी रिक्वायरमेंट होगी। तो इस प्रोजेक्ट पे जो लोग काम कर रहे हैं, बेसिकली उनकी जो क्यूरियोसिटी डेवलप हो रही है, जो इनोवेशन के साथ लिंक कर रही है क्यूरियोसिटी, वो आंसर डेवलप कर रहे हैं, कैसे लर्न करेंगे स्किल्स को, तो साइकोलॉजी उनके लिए हेल्प, उनकी मेंटल हेल्थ का, यस, उनकी मेंटल हेल्थ के लिए हेल्प किया जाएगा।
गया। लास्टली मरियम साहब, आपको क्या लगता है कि इसमें और क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए, और जो बच्चे आपसे रब्ता करना चाहते हैं उनके लिए कहाँ पे सेंटर्स मौजूद हैं, आपके किन शहरों में मौजूद हैं, तरीक़ाकार क्या है रब्ते? तो अभी ये इन प्रोसेस से हम 6000 हाई स्कूल में फर्स्ट टाइम स्टीम लैब्स बनाने जा रहे हैं। ऐसी फैसिलिटीज़ जो अभी प्राइवेट सेक्टर में भी अवेलेबल नहीं, तो दिस इज़ फर्स्ट टाइम एवर। और इसमें 12 टेक्नोलॉजीज़ हैं, यानी हर वो चीज़ उनको मिलेगी जो उनको चाहिए। यहाँ पे जैसे हम 6000 जो स्टीम लैब्स बनाने जा रहे हैं, ये इनिशिएटिव जी पंजाब में हाई स्कूल्स में, और आपने लास्ट पूरे पंजाब को कवर करेंगे। पूरे पंजाब को कवर करेंगे। और अगर जो कोई स्टूडेंट्स मुझसे रब्ता करना चाहता है, आई विल ट्रेन देम फ्री ऑफ कॉस्ट। ज़बरदस्त। और ये मेरे आप पेक्टा विजिट कर सकते हैं, जो कि विजिट भी कर सकते हैं, जी, और स्टीम लैब को देख सकते हैं। 6000 लैब्स बनने जा रही हैं, स्टीम लैब्स बनने जा रही हैं पंजाब भर के अंदर। इसी तरह से जम के काम करते रहिए और हमारी बच्चियां जो हैं उनको तालीम से, साइंस से रोशनास करवाते रहिए। बिल्कुल जी, हमारे साथ मेहमान मौजूद थे मरियम फातिमा, फारिया नजीब, वरिशा ईमान और तूबा अहमद। आप चारों का बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करेंगे। जब ब्रेक से वापस आएंगे, दीगर अहम इशूज़ अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन, और अभी बात करेंगे सऊदी अरब में मुनक्किद होने वाले वर्ल्ड डिफेंस शो 2026 की। पाक फ़ज़ाइया की पुरवकार और भरपूर शिरकत ने आलमी और दिफाई माहिरीन की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करा ली है। मुस्तकबिल की जंगी तैयारियों और जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी और ऑपरेशनल महारतों की इस आलमी नुमाइश में JF-17 थंडर हो, ब्लॉक 3 और सुपर मुशाक तरबियती तैयारे हों, वो नुमाया हैसियत हासिल कर चुके हैं। जहाँ पर हम देखते थे बड़े बड़े जो इसके अंदर टॉम क्रूज लाइक टाइप के लोग थे, जो अपनी बड़ी धाक बिठाए हुए थे, या अपने आप के लिए बड़ी बातें किया करते थे, खुद साख्ता वो अपने आप को बड़े दिफाई निज़ाम से लैस समझते थे। लेकिन अब उनकी कलई खुलकर रह गई है और पाकिस्तान उसमें नंबर 1 पर आ चुका है। जी, और ख़ास तौर पे जब अमली मैदान में, जंग के मैदान में आपने अपनी बर्तरी, अपनी काबिलियत, अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया हो, तो फिर पूरी दुनिया की नज़रें उसके ऊपर मरकूज़ होती हैं। और इसका मुजाहरा अल्हम्दुलिल्लाह JF-17 थंडर हो या पाकिस्तान के दीगर दिफाई सामान हो, उन्होंने हर मौके पर किया। एयर कोमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार, हमारे साथ मौजूद हैं। चिश्ती साहब, आपको वेलकम कहेंगे। पाकिस्तान 2019 में पाकिस्तान पर पहली बार जब मौका मिला था JF-17 थंडर को अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाने का, अभिनंदन को जिस वक्त हमने रिसीव किया था, चाय का कप पेश किया था, और उसके बाद फिर हमने हालिया जो मई के अंदर 2025 के अंदर भी हुआ। तो आपको लगता है कि अब ये जो डिफेंस जो हमारे हथियार हैं, साजो सामान है, पहले हम किसी पर इन्हिसार करते थे, अब दूसरे ममालिक जो हैं वो इनसे इस्तेफादा करना चाहते हैं, तो तवक्को की जाए कि मज़ीद ऑर्डर्स आने जा रहे हैं, तो पिछले ऑर्डर्स को पूरा करना और ये जो नए ऑर्डर्स आएंगे, कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है हमारे लिए? जी, बहुत शुक्रिया जुनैद, आप और ईशल का आपने इनवाइट किया। देखिए, बुनियादी तौर पर ये फाइटर जहाज अब सिर्फ स्टैंड लोन फाइटर जहाज नहीं रह गए। बुनियादी तौर पर ये एक सॉवरेनिटी होती है जो आप एक मुल्क हासिल करना चाहता है, वो पाबंदियों से आज़ाद होना चाहता है, ऐसी सैंक्शंस या ऐसी आर्म ट्विस्टिंग से या ब्लैकमेलिंग से। दुनिया में जितने जहाज तकरीबन बनाने वाली कंपनियां, जो फाइटर जहाज बनाने वाले 10 से कम मुल्क हैं जो हैं, और पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो डेवलपिंग कंट्रीज में से एक है। बाकी सारे या मोस्ट मॉडर्न हैं या डेवलप्ड कंट्रीज, ऑलमोस्ट सुपर पावर्स हैं इस दुनिया की, वो फाइटर जहाज बना रही हैं। पाकिस्तान के लिए एजाज़ है कि तकरीबन 200 मुल्क हैं, और मैं कहता होता हूँ 200 ही झंडे हैं, 200 एयर स्पेसेस हैं, लेकिन पाकिस्तान एक वाहिद एयर फोर्स है जिसने अपना फाइटर जहाज खुद बनाया है। दुनिया में एयर फोर्सेस फाइटर जहाज खुद नहीं बनाती, कंपनियां होती हैं, वो मैन्युफैक्चर करती हैं, वो फिर मार्केट करती हैं, वो फिर पर्टिकुलर उस मुल्क की एयरफोर्स खरीदती है, फिर एक ऑब्लिगेशन होती है उस मुल्क पर। जैसे अमेरिका का कोई जहाज बना है तो अमेरिकन गवर्नमेंट अप्रूव करेगी तो एक्सपोर्ट हो सकता है। ये हमने नीड बेस पर बनाया है, क्योंकि हमारी सॉवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज़ होता हम नहीं देख सकते थे, हम ब्लैकमेल नहीं हो सकते थे, हम प्रेशर नहीं ले सकते थे। जो अमेरिका ने या दूसरे मुल्कों ने जब भी हमारे पास डील किया तो वो स्पेयर पार्ट्स रोक लेते हैं, आपको टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं करते हैं, ट्रेनिंग उस तरह नहीं देते हैं। तो अब जिन मुल्कों ने भी हमसे रब्ता किया है, और ये बहुत ज़बरदस्त सऊदी अरब का बहुत बड़ा वर्ल्ड डिफेंस प्लेटफॉर्म है, ये एक एक्नॉलेजमेंट भी होता है कि आपका जहाज वर्दी है, इसमें ना सिर्फ पार्टिसिपेट करने के लिए बल्कि वहाँ जो शोकेस होता है थ्रू फिजिकल एरोबैटिक्स वगैरह, तो ये बहुत नाम पैदा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत खुशाइंद बात है पाकिस्तान। और जिस तरह से F-16 है, हम उसको जंगों में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, हमारे ऊपर ये भी पाबंदी आयद की गई जब हमने ये हासिल किया। अच्छा चिश्ती साहब, थोड़ा सा अगर हम दूसरी तरफ आ जाएँ, AES रेडार और जदीद जो एवियोनिक्स PAF है, इसको स्ट्रेटेजिक बर्तरी किस तरह से हासिल है, और फिर हम देख रहे हैं हमारी जो ट्रेनिंग है, पायलट्स की तरबियत है, उसकी भी बड़ी मांग है, तो क्या आने वाले दिनों में पाकिस्तान तरबियत भी देगा, डिफरेंट ममालिक के पायलट्स को ट्रेन भी करेगा इस हवाले से?
जी ईशल, आपके इजाज़त दें तो आपके इत्मीनान और आपके व्यूअर्स की खुशी के लिए मैं बताता चलूं कि हमारे F-16 के इस्तेमाल पर किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करने पर कोई पाबंदी नहीं है। पहली बात तो ये मिसपरसेप्शन क्रिएट की गई है कि हमने कोई एग्रीमेंट किया है कि हम हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो हमने कोई क्या पीस टाइम के जहाज तो नहीं है। पहली बात तो ये क्लियर करें। और जंग हमारी किससे मोस्ट लाइकली है? Obviously भारत से। तो ये इत्मीनान रखें कि ये जहाज हमारे F-16 हो या कोई भी हो, कोई हमारी एग्रीमेंट नहीं है, कोई बाइंडिंग नहीं है। पहली बात तो ये। जो वो आप कह रही थी कि ये डेवलप होगा और हमारे जो डिपेंडेंसी हमारी कम होगी, ये देखिए हमारे पास सबसे बड़ा इटसेल्फ जो ब्लॉक 3 जिसका आप जिक्र कर रही हैं, ये इटसेल्फ गवाह है कि हमने खुद इसको अपग्रेड किया है। ब्लॉक 3 का मतलब ये है कि पहले प्रोटोटाइप आया था ओरिजिनल जहाज, उसके बाद ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, यानी एज एंड व्हेन नीड बेसिस पर हमारे अपने एरोनॉटिकल इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस और पायलट्स और सारी लीडरशिप मिलके इसको अपग्रेड करती है एज पर द न्यू डिजाइन्स, न्यू मॉडिफिकेशंस। जो मिसाइल्स आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आती है, रेडार इंप्रूव होते हैं, वेपन्स की रेंज बढ़ जाती है, तो हमारी डिपेंडेंसी नहीं होती दूसरे मुल्कों पर कि हमें कोई, जैसे इंडिया ने आपने नोट किया होगा, याद का था, हमें राफेल के कोड नहीं दिए गए थे, तो कोड की ऐसी कोई बात नहीं, हमारा किसी चीज पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है। तो ये सेल्फ सफिशिएंसी के लिए भी अच्छा है और अपग्रेडेशन के लिए हमारी बहुत फायदेमंद है। अच्छा चिश्ती साहब, ये भी बताइएगा कि एक तो F-16 जिसका आपने तस्करा किया कि हमने कोई ऐसी गारंटी नहीं दी कि हम भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हमें भारत के खिलाफ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस्तेमाल करने की। अगर कोई जारहियत करता है, साथ में उसकी अपग्रेडेशन भी हो रही है, तो एक और अच्छी खबर है F-16 और उसके चाहने वालों के लिए। लेकिन F-17 थंडर जिसने पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है, एक तो ये कि एग्जैक्टली इसकी जनरेशन 4.5 है, और हमारे नाज़रीन के लिए उनकी कंफर्मेशन के लिए बताएगा, और वो क्या खुसूसियात हैं जो इसे मुनफरिद बनाते हैं, इसकी तरफ जो सारे दुनिया की नज़रें हैं, वो क्या क्या खुसूसियात हैं, और जिस तरह से कम खर्च बालानशी की मिसाल भी इसके ऊपर पूरी उतरती है। तो अगर आप बता सकें कि इसकी इतनी ज़्यादा मकबूलियत बढ़ने की वजूहात में और क्या क्या अवामिल हैं। जी जुनैद, देखिए जब भी कोई मुल्क या एयरफोर्स फाइटर जहाज खरीदती है तो 4 चीजें देखती है। मैं अपनी एक डॉक्यूमेंट्री भी इस तरह बना चुका हूँ F-17 थंडर पे, वो उसमें मैंने यही कवर किया है। देखिए नंबर 1 ये देखा जाता है कि वो इटसेल्फ इक्विपमेंट या मशीन कैसी है, यानी उसका इंजन कैसा है, रिलायबिलिटी कैसी है, फ्लाइट सेफ्टी रिकॉर्ड कैसा है। नंबर 2 देखा जाता है कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कि उसकी कीमत कॉम्पिटिटिव है, जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव इंटरनेशनल मार्केट में, और ये बहुत कॉम्पिटिटिव है। जो राफेल है ऑलमोस्ट 1/3 प्राइस है इसकी ऑलमोस्ट उसकी। तो मैं सिर्फ एक कॉम्पिटिटिव प्राइस बताता चलूं। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जो देने वाला मुल्क है वो रिलायबल है सोर्स, या जैसे मैंने पहले कहा कि ब्लैकमेल तो नहीं करेगा। और चौथा बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है कि ये जहाज बैटल टेस्टेड या कॉम्बैट प्रूवन है कि नहीं है। जब F-17 थंडर जैसा जहाज जो बनाया ही डेवलपिंग मुल्क ने हो, वो कॉम्बैट और बैटल प्रूवन हो जाता है, तो उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। और सबसे बड़ी बात, आखिरी बात इस सवाल के जवाब में ये इंपॉर्टेंट याद रखने की है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मई के बाद पूरी दुनिया में इतना इमेज बिल्ड हुआ है कि हमारे पायलट्स, टेक्नीशियन और इंजीनियर्स जब ट्रेन करेंगे किसी मुल्क को, तो अब मुल्कों को ये इटसेल्फ बहुत बड़ी एडवांटेज लग रही है। जी बिल्कुल, यही हम भी जानना चाह रहे थे कि इस हवाले से भी क्या कुछ प्लान्स हैं, कौन कौन से ममालिक हमसे रब्ता कर रहे हैं कि हमारे पायलट्स को ट्रेन किया जाए, टेक्नीशियंस को ट्रेन किया जाए, क्योंकि F-17 थंडर हो, F-16 हो या फिर राफेल हो, उसको उड़ाने वाला भी उतना ही अहमियत का हामिल है जितना कि वो मशीनरी या वो टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है। तो हमारे किसी से मुआहदे हो रहे हैं या कुछ ममालिक हमारे साथ रुजू कर रहे हैं इस हवाले से कि हमारे पायलट्स या टेक्नीशियंस को ट्रेन किया जाए? ईशल, बहुत सा मुल्क दिलचस्पी रखते हैं। कुछ मुल्क हम बता सकी है पाक फिजाइया और कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से, बिकॉज उन मुल्कों पर प्रेशर आ जाता है पाकिस्तान जैसे एंगेज करने के, लेकिन एंगेज बहुत मुल्कों से हम हैं। कईयों का जिक्र कर चुके हैं, बांग्लादेश है, सूडान है और अजरबैजान, और इनको तो कुछ मुल्कों को तो हम दे भी चुके हैं। एक डाटा आपको बताऊंगा तो शायद आप बेहतर समझ पाएंगे। जो मेरी जो गुजारिश है वो ये है कि पिछले तकरीबन 3 महीनों में मैंने कंफर्म किया कि पाक फिजाइया के जो सरबराह हैं उन्होंने तकरीबन 15 मुल्कों के एयरफोर्स चीफ से मुलाकात की है मुख्तलिफ मौकों पर। तो ये अनयूजुअल है, अनप्रेसिडेंटेड है कि पूरी दुनिया में 15 एयरफोर्सेस के सरबराह और बहुत सारे और लीडर्स जो डिफेंस मिनिस्टर वो होते हैं जो कॉल ऑन करें या पाक फिजाइया के सरबराह से मिलना चाहते हो। बुनियादी तौर पर 2 ही दिलचस्पियां हैं उनकी, एक F-17 थंडर है और दूसरी ट्रेनिंग है, क्योंकि हर मुल्क ये जानना चाहता है कि इतनी बड़ी एयरफोर्स के साथ, जिसका हमारे से 10 गुना तकरीबन बजट ज्यादा है, रात को 12:30 बजे उन्होंने हमारे खिलाफ ऑफेंस लॉन्च किया
हमने एक डिफेंसिव मिशन को ऑफेंसिव में कन्वर्ट करके उनके साथ जहाज लैंड नहीं करने दिए, तो पूरी दुनिया जानना चाहती है कि ये टैक्टिक्स क्या थे, ये ट्रेनिंग क्या थी, मेथोडोलॉजी क्या थी, किल चेन पिक्चर क्या थी, मल्टी डोमेन ऑपरेशन किसको कहते हैं आप। तो अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ अब हार्डवेयर नहीं हम कर रहे हैं, हम कंसेप्चुअल और जो एकेडमिक ट्रेनिंग भी वो भी इम्पार्ट करेंगे इंशाल्लाह बहुत सारे मुल्क के। अच्छा चिश्ती साहब, जिस तरह से एक के बाद एक जो सरप्राइज़ है उससे पूरी दुनिया हैरान है, पाकिस्तान की एयर फोर्स हो, पाकिस्तान की नेवी हो या पाकिस्तान की बड़ी फौज हो, एक और सरप्राइज़ और वो सस्पेंस जो क्रिएट हुआ था नवंबर 2025 में हवा में बल खाते हुए एक चीज़, एक ऑब्जेक्ट बलूचिस्तान में दिखाई दिया, उसके ऊपर बड़े तबसरे भी हुए, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने उस वक्त तो रिवील नहीं किया था। गुज़िश्ता रोज़ इसी वर्ल्ड शो के अंदर, रियाद के अंदर होने वाले, पाकिस्तान ने स्मैश को दुनिया के सामने पेश कर दिया है, आवाज़ की रफ्तार से तेज़ उड़ने वाला हाइपरसोनिक मिसाइल स्मैश। तो ये हमारे दुश्मन के लिए यकीनी तौर पर एक डरावना ख्वाब साबित हो सकता है चिश्ती साहब। जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त एडिशन है और वही सबसे बड़ी बात और प्राइड की वही है कि मेड इन पाकिस्तान है, हमारी डिपेंडेंसी नहीं है और ये मल्टीपर्पज़ है। मल्टीपर्पज़ का मतलब ये है कि ये समंदरी जो टारगेट्स होते हैं, जो शिप्स होते हैं, जो कॉन्वॉयज होते हैं, उनको टारगेट कर सकता है और ज़मीन पर भी कर सकता है। सिर्फ जो अप्रॉक्सीमेट रेंज इसकी 290 से 300 किलोमीटर है, दोनों की वर्जन की, जो सी वर्जन और लैंड वर्जन है। सिर्फ जो वॉर हेड है जिसको हम वेपन कहेंगे वो तकरीबन 384 किलो जो है वो है नेवल वर्जन के खिलाफ, अगर किसी हमने नेवी पे अटैक करना है 384, और तकरीबन 445 किलो है अगर हमने किसी जमीनी टारगेट्स को एंगेज करना है, यानी दो वर्जन है इसकी। लेकिन देखिए आने वाले वक्तों में जुनैद हम सब एग्री करेंगे कि दुनिया जो है वो एक सबसे ज्यादा स्पीड पे चलेगी और दूसरा सरप्राइजेस पे चलेगी। अगर जंगें लड़नी हमने तो एक स्पीड, जितनी जल्दी आप हिट बैक कर सकेंगे या हिट आउट करेंगे दुश्मन को, डीप पेनिट्रेट करेंगे, और दूसरा मैंने जैसे कहा कि सरप्राइज करेंगे। और हमारी जो ये स्मैश है इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि इसको इतना आसान नहीं है इंटरसेप्ट करना। इसकी जो इंटरसेप्शन के लिए उन्होंने काउंटर मेजर्स इसमें लगाए हैं वो डिसेप्शन बेस्ड है, यानी कि वो इतनी जल्दी लॉक नहीं हो सकेगा, लॉक होगा तो ट्रैक नहीं हो सकेगा। तो ये अपनी एक्यूरेसी से, और जो सबसे अच्छी बात मैं आपको बताता चलूं कि इसकी जो एक्यूरेसी देखिए 300 किलोमीटर प्लस है, सिर्फ 10 मीटर के अंदर ये हिट करता है, यानी विद इन 10 मीटर्स हिट करेगा, इतनी एक्यूरेसी है इसकी। तो हमारे दुश्मन को तो फिर डर के रहना चाहिए और आप किसी भी किस्म के मिस एडवेंचर से डरना चाहिए, खौफजदा रहना चाहिए पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान दिफाई निज़ाम अपना इतना स्ट्रॉन्ग कर चुका है जिसको दुनिया मान रही है, तो फिर दुश्मन को भी मानना पड़ेगा कि अब फिल्मों की हद तक तो वो अपने हीरोज़ को, पायलट्स को या अपने जहाज़ों को उड़ान भरते हुए दिखा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ बिल्कुल सोचने की गलती भी ना करें। बहुत शुक्रिया। मौजूद थे कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। और इसी तरह से एक के बाद एक संग मील उबूर हो रहा है। हमारे लिए इत्मीनान की बात यह है कि हमारा दिफा ना सिर्फ बहादुर फोर्सेस के पास है, बल्कि वो काबिलियत के भी उस नहज पर पहुंच चुके हैं जहां पे दुश्मन अभी सिर्फ सोच ही सकता है, और हम कर गुजर हो चुका है, बिल्कुल नाकाबिले तस्खीर हो चुका है। अब दुश्मन मैली आंख से पाकिस्तान की जानिब देख भी नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं। नोबेल इनाम याफ्ता पाकिस्तानी मलाला यूसुफजई के लिए एक और पुरवकार एजाज। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लेडी मार्गरेट हॉल में बेनज़ीर भुट्टो के बाद मलाला यूसुफजई की तस्वीर भी आवेज़ा कर दी गई है। इस हवाले से मलाला की तस्वीर लेडी मार्गरेट हॉल में लगाने के हवाले से खसूसी तकरीब का भी एहतमाम किया गया। जुनैद बिल्कुल, और यहाँ पर माहिरीन तालीम की बड़ी तादाद भी मौजूद थी और इस मौके पर मलाला का ये कहना था कि तमाम ममालिक को तालिबान पर दबाव डालना चाहिए और उनके साथ मामूल के ताल्लुकात नहीं रखने चाहिए, क्योंकि तालिबान अपने मुल्क की आधे हिस्से को दबा रहे हैं। ख़ासतौर पर लड़कियों और ख़वातीन को उनके हुकूक से महरूम किया जा रहा है। तमाम ममालिक इंसानी हुकूक के बुनियाद पर आगे आएँ और मुस्लिम ममालिक की भी ये जिम्मेदारी है कि वो तालिबान की गैर इस्लामी इक़दामात की मजम्मत की जाए। जी हाँ, मलाला यूसुफजई ने कहा कि तालिबान अपने दीन को समझें, इल्म हासिल करना दीन का हिस्सा है और अब वो किसी भी बच्ची को दीन के नाम पर तालीम से महरूम नहीं कर सकते हैं। और पोर्ट्रेट स्पॉन्सर हामिद इस्माइल ने कहा कि इंतहाई पुरवकार यूनिवर्सिटी में मलाला का पोर्ट्रेट लगना सिर्फ मलाला के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए भी एजाज़ है, और पोर्ट्रेट के जो स्पॉन्सरशिप के लिए मुझे मुंतखब करना मेरे लिए एजाज़ है। बहुत ही खूबसूरत, हमारे लिए भी ये बड़े एजाज़ की बात है कि पाकिस्तानी बेटी जिसका पोर्ट्रेट बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का पहले वहां पर लगाया गया था और अब उनके बाद मलाला यूसुफजई का भी वहां पर पोर्ट्रेट लगा दिया गया है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दीगर इश्यूज भी होंगे जिस पर बात करेंगे। एक बार फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद नाज़रीन। आज के तेज रफ्तार और डिजिटल दौर में इंसानी नफ्सियात को समझना और उस पर असरअंदाज होना एक ताकतवर हुनर बनता जा रहा है। और इसी तनाजुर में डार्क साइकोलॉजी एक ऐसी टर्म है जो कि सामने आती है और इसके जरिए बाज़ लोग दूसरों की सोच, उनके जज्बात और उनके फैसलों पर भी
खामोशी से असर डालने की कोशिश करते हैं, और तो ये तो बहुत ही खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। हम देखते हैं कि सोशल मीडिया, ताल्लुकात, पेशा ताल्लुकात या फिर यूनिवर्सिटी कॉलेजेस और उसके बाद आपके जॉब करने की जगह पर, आपके ऑफिस के अंदर या फिर आपके रिलेशनशिप्स में, आपके रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, आपकी सोच, आपके जज्बात सबको बदल कर रख देते हैं और आपको इस तरह से अपने शिकंजे में जकड़ लेते हैं कि आप उन्हीं के मुताबिक सोचना शुरू कर देते हैं। तो इसको कहते हैं डार्क साइकोलॉजी, यानी कि आपकी सोचों पर असरअंदाज होना, जिसको हिप्नोटाइज भी करना कहते हैं, जिसको किसी को अपने वश में कर लेना कहते हैं, अपने कंट्रोल में कर लेना कहते हैं। तो इस पर बात करते हैं। डॉक्टर आरिफ सदीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ट्रेनर हैं, लाइफ कोच हैं आप, और हिप्नोसिस भी बहुत अच्छे से जानते हैं, हिप्नोटाइज भी लोगों को कर लेते हैं। मैंने इनसे बड़ी दफ़ा गुर सोचा, लेकिन उन्होंने मुझे वो गुर सिखाए नहीं है कि आज क्यों ना हम आपको ही वॉलंटियर के तौर पे ये करवा के देखते हैं कि कितना असर है। जुनैद, मेरे आसाब कमजोर है, आप पर ये तजुर्बा सही रहेगा। इस पर बाद में बात करते हैं, पहले सवाल की तरफ आ जाते हैं। बिल्कुल। तो ये डार्क साइकोलॉजी जिसके बारे में डॉक्टर साहब हम बात कर रहे हैं, बेसिकली है क्या? किस तरह से किसी के जज्बात, एहसासात को कंट्रोल किया जा सकता है, उसके ब्रेन को कंट्रोल किया जा सकता है, और क्या उसको अपने वश में किया जा सकता है? जैसे तो लफ्ज़ ये डार्क, ये है साइंस ऑफ मैनिपुलेशन। एक आप साइकोलॉजी को समझते हुए लोगों की मदद करते हैं, उन्हें मसाइल से बाहर निकालते हैं, परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं। डार्क साइकोलॉजी में आप उनके जहन, उनके फ़ैसलों, उनके रिश्तों पर, उनकी परफॉर्मेंस पर इस तरह से असरअंदाज होते हैं कि वो आदमी कुछ नहीं कर पाता आपकी मर्ज़ी के बगैर। समटाइम्स इमोशनल डिपेंडेंसी सिंड्रोम पैदा हो जाता है कि मैं इसके बगैर कुछ नहीं। उससे अपने फ़ैसलों के ऊपर शक होने लग जाता है। वो ऑफिस में काम कर रहा है तो वो अपनी हर अच्छी चीज़ को किसी दूसरे के क्रेडिट बना देता है, अपने आप को सामने पेश ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। इसमें कई टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स एक अलग चीज़ है, रिश्ते बिल्कुल एक अलग चीज़ है। पॉलिटिक्स में से कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कैसे इस्तेमाल किया जाता है, आपने यूनिवर्सिटी कॉलेजेस का जिक्र किया, वहाँ पर कैसे इस्तेमाल किया जाता है। मुख्तसरन ये लोगों को इस्तेहसाल करने का इल्म है, मैनिपुलेट करना, मैनिपुलेशन। और ये गैर महसूस अंदाज में होता है डॉक्टर साहब, या फिर एलानिया अंदाज में होता है? इसका तरीकाकार समझने के लिए हमें तो क्या जानना होगा कि ये कौन लोग हैं जो इस तरीके से हम पे हमलावर हो रहे हैं हमारे? अगर तो वो एलानिया करे तो फिर तो खुला दुश्मन है, पता लग जाएगा हम उसके कंट्रोल में क्यों आएंगे। वो कई टेक्निक से इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर उसमें एक आपका अच्छा दोस्त बनने का तरीकाकार भी शामिल है, आपका वेल विशर बनना। हाँ, आपको बहुत ज़्यादा उन्होंने मोहब्बत देनी है, तोहफे तोहफ़ देने हैं, बल्कि इसके लिए टर्म इस्तेमाल करते हैं लव बॉम्बिंग। इतना ज़्यादा लव, इतनी ज़्यादा केयर आपको देनी है कि आपने समझना है कि मेरा इसके अलावा है ही कोई नहीं। जब आप इमोशनली होती है हनी ट्रैप, नहीं, हनी ट्रैप इज समथिंग एल्स। अच्छा, जब आप उसके ऊपर इमोशनली डिपेंड करने लगते हैं कि ये सबसे अहम मेरे लिए ये है, उस वक्त वो आपको नज़रअंदाज करना शुरू करता है। फिर आप एक ख़ास ट्रॉमा में चले जाते हैं, क्योंकि आप उसके बगैर खुद को नामुकम्मल समझते हैं। पहले उसने ऐसे फ़िक्रे बोले होते हैं, ऐसे अल्फाज, ऐसी कुर्बत दी होती है कि आप समझते हैं कि यही सब कुछ है मेरा। जब वो नज़रअंदाज करने लगता है तो फिर आप उसकी रज़ामंदी पाने के लिए, उसकी मुस्कुराहट पाने के लिए, पुरानी कुर्बत हासिल करने के लिए वो सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं जिसका पहले कभी आपने सोचा ही नहीं था। ये इसकी एक इस्लाह है। उसके मुताबिक खुद को उसके मुताबिक ढालना शुरू कर दे। अगर आप रिश्तों में देखें तो ये मर्द हजरात हैं, हम मर्द हजरात नहीं, हम नहीं, आप। अच्छा, नहीं, आप नहीं है, मैं ऐसा नहीं हूँ ना। अच्छा, अब ये मर्द हजरात हैं, ये जब अपनी मिसेज के साथ बात करते हैं तो इस डार्क साइकोलॉजी को अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली यूज़ करते हैं, ताकत का इजहार करके कि मैं हूँ तो ये सब कुछ है, मैं ना होता तो क्या होता, मैं घर का मुहाफिज हूँ, बच्चों को मैं देखता हूँ, तुम्हारी लुक आफ्टर मैं करता हूँ। वो अपने आप को ये बताते हैं कि मेरी वजह से है सब कुछ। वो ताकत को मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और आप जज्बात का सहारा लेते हैं। विक्टिम कार्ड, ब्लैकमेल। ये तो मेरी कैसी सादा बीवी तुम्हें मिल गई, अगर कोई और होती तो फिर तुम्हें पता लगता है कि अगर ये सादा है तो फिर गाड़ी कौन सी? अच्छा, अक्सर औकात जो है ना डॉक्टर साहब अपने तहफ़्फ़ुज़ात बयान कर रहे होते हैं, अपनी मजबूरियां बयान कर रहे होते हैं जो घर में नहीं ना बता पाते भाभी को, वो हमारे सामने। और भाभी को क्या क्या होता है कि आज का प्रोग्राम जरूर देखना, आज का प्रोग्राम नहीं देखना। अच्छा, अगर डॉक्टर साहब इस तरह के लोग हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, लाइक जैसे आपने कहा कि हस्बैंड वाइफ को या वाइफ हस्बैंड को, दोनों एक दूसरे को मैनिपुलेट कर रहे हैं, और वो गैर फिक्री तौर पर, गैर महसूस तरीके से, या वो पता तो खुद भी नहीं पता होता कि वो क्या कर रहे हैं, मगर मसला यही होता है कि दूसरे को इमोशनली अपने ऊपर डिपेंड करने पर मजबूर कर देना। लेकिन ये तो बड़ा ही हसास भी है और बड़ा ही डेंजरस भी है कि
आप अपने आप को मफलूज समझने लग जाएं कि आप उस बंदे पर इतना डिपेंड करते हैं या करती हैं कि आप उसके अलावा पैरालाइज हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यही हमारे ऑफिसेज के अंदर भी होता है, हमारी वर्क प्लेस के ऊपर भी कोई हमें अपने से इतना जोड़ देता है, हमें इतना हम उस पर डिपेंड करने लग जाते हैं और फिर एकदम से वो यकदम वो आपको नज़रअंदाज करने लग जाता है। फिर बाज़ औक़ात आपको क्रेडिट चोरी करते हैं, बाज़ औक़ात आपसे एक्स्ट्रा काम करवाने के लिए, उम्मीद है कि आपके प्रोड्यूसर सब नहीं सुन रहे होंगे, एक्स्ट्रा काम करवाने के लिए, ओवर टाइम के लिए, बैठाने के लिए कि मैं आप पर ट्रस्ट नहीं करूं तो किससे करूं? देखिए आप ही तो मेरे टीम मेंबर्स हैं, देखिए यही तो हालात है, हमें एक दूसरे के साथ चलना चाहिए। जी 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 जी। तो इसका तरीका बचने का कोई हो सकता है डॉक्टर साहब? इसको किस तरह से, इस तरह के लोगों को, इस तरह के कैरेक्टर्स को किस तरह से शटअप कॉल दी जाए और इससे बचने के लिए हमें क्या करना होगा? फौरी तौर पे रद्द-ए-अमल देना होगा या आहिस्ता आहिस्ता उनकी साइकोलॉजी को समझते हुए रिस्पॉन्ड करना होगा? अच्छा, जब भी कोई आदमी डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल करता है, मैनिपुलेट करना चाहता है, तो वो जल्दबाजी करता है कि जल्दी जल्दी आदमी ये फैसला कर ले। उस वक्त आपको अपनी रफ्तार को स्लो करना होगा, अपनी बदनी रफ्तार को भी, आज़ा में जो हम हरकत करते हैं इसे भी, अपने सोचने के अंदाज को भी और बोलने के अंदाज को भी। चंद लम्हों की खामोशी इस ट्रैप को तोड़ने में आपकी मदद करती है। फिर आपको जिस तरह फिज़िकल बाउंड्रीज़ हैं कि मैं और आप कितनी दूर या कितने करीब आ सकते हैं, इसी तरह इमोशनल बाउंड्रीज़ भी हैं कि आप किस आदमी को किस हद तक अपने करीब आने की इजाज़त देते हैं और किस हद के बाद आप उससे कहते हैं कि दिस इज़ द लिमिट, मज़ीद मेरे करीब ना हो। खा वो इमोशनली है, खा वो फिज़िकली है। अपनी बाउंड्रीज़ का आपको तय्युन करना होगा। समटाइम्स आपको ना कहना सीखना होगा। हम ना कहने को बहुत बुरा समझते हैं, जबकि जब आप कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, वो स्टार्ट ही ना से होता है। नहीं कोई माबूद पहले नहीं है, बाकी इकरार बाद में सारा कुछ। आपको ये सब कुछ करना होगा। फिर आपको देखना होगा कि अगर मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा की फेवर दे रहा हूँ, तो मेरे लिए क्या कर रहा है। कारपोरेट वर्ल्ड में तो जैसा मैंने बताया कि इस तरह के फ़िक्रे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ऐसा ये खूबसूरत फ़िक्रा मुझे याद आ गया, अंग्रेज़ी का कोट है, बड़ा अच्छा कोट था। तो किसी बॉस ने उसे कहा कि यार तुम प्रोफेशनल बनो, तुम्हें वफादारी नहीं है। तो वो कहता है कि वी आर प्रोफेशनल्स, वी वर्क फॉर मनी, इफ़ यू वांट लॉयल्टी हायर अ डॉग। बिल्कुल है। अगर प्रोफेशनलिज्म है तो उसमें तो भाई हम पैसे के लिए काम करते हैं, जितनी में सर्विसेज दोगे उतना हम काम कर रहे हैं। 19-20 का फ़र्क हो जाता है, हम एक्स्ट्रा भी कर देते हैं, मगर तुम वफादारी का अलाप के जो हमसे काम करवाना चाह रहे हो वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्लेवरी में आ जाता है। कई लोग 10-10, 20-20, 30-30 साल तक जुल्म सहते रहते हैं सिर्फ इसलिए कि मैं वफादार होने का एजाज़, एक तमगा हासिल कर लूँ, और नतीजा उनके हाथ में कुछ भी नहीं आता। बिल्कुल सही। अच्छा, किसी के साथ भी लेन देन का मामला, ताल्लुकात हों, डिसएडवांटेज और हमें एडवांटेज का ख्याल रखना चाहिए कि हमें इससे फ़ायदा क्या है या नफ़ा नुकसान क्या है, इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए क्या हमें उसके साथ चलना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे रिश्ते तो ऐसे होते हैं जिनके अंदर बेलौस चलना पड़ता है, जिनके अंदर बगैर किसी फ़ायदे और सोच समझ के भी चलना पड़ता है। तो हमें, अगर हम कोई हमारे ऊपर अपनी डार्क साइकोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है तो हमें तो अंदाज़ा नहीं होगा, तो फिर क्या हम अपना हर एक रिश्ते के अंदर, चाहे वो वर्क प्लेस है, चाहे वो मोहब्बत का रिश्ता है, मियाँ बीवी का रिश्ता है, बहन भाइयों का रिश्ता है, हमें अपना सारा कुछ सोच समझ कर नफ़ा नुकसान चलना होगा? देखिए, जैसा आपने खुद ही कहा कि कुछ रिश्ते बेलौस होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक जगह बैठा हुआ था तो मेरे एक टीम वाला बंदा मुझे कहता है कि जो कहते हैं कि हिसाब से माँ धी दा भी होता है। मैंने कहा नहीं, तुम्हें किसने कहा? कहते अम्मी कहती होती है। मैंने कहा माँ बेटी से हिसाब ले ले एक अलग बात है, बेटी माँ से हिसाब लेने वाली कौन होती है? थोड़ा सा फ़र्क है, रिश्तों की नौइयत का फ़र्क है। तो कुछ रिश्तों को देखना पड़ेगा कि इन रिश्तों में आपका हक कितना है, अख्तियार कितना है और जिम्मेदारी कितनी है। जब आप प्रोफेशनल वर्ल्ड में आते हैं, कारपोरेट वर्ल्ड में आते हैं, सोशल लाइफ में आते हैं, जहाँ पे ब्लड रिलेशंस नहीं है, तो फिर वहाँ पर आपको और तरह से डील करना पड़ेगा, क्योंकि डार्क साइकोलॉजी के माहिरीन नोइंगली और अननोइंगली वो मैनिपुलेट करते हैं। इवन आपका एक तो ना फाइनेंशियल नुकसान करते हैं, जो आपने कहा, वो आपके कैरियर का नुकसान भी करते हैं, और सबसे बढ़कर आपको इमोशनली डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। फिर आप समझते हैं कि इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं। मतलब इसकी आम सी टेक्निक से मसलन ब्लेम शिफ्टिंग, गलती एक ने की है, अब वो खुद ऑन करने की बजाय कि मुझसे मिस्टेक हो गई, उसने कहना कि ये टीम का कसूर है, और अगर अचीवमेंट होगी तो वो मेरी वजह से है, बिकॉज आई एम द टीम लीडर। ये एक कॉमन सी बात है जो हम कारपोरेट वर्ल्ड में देख रहे होते हैं। आप ब्लेम शिफ्टिंग का सहारा लेते हैं। फिर आप एक गैस लाइटिंग कहते हैं कि आप दूसरे आदमी को अपनी सलाहियतों के ऊपर इतना ज़्यादा शक डाल देते हैं कि वो कहता है कि मैं शायद पागल हूँ, मैं कुछ काम कर ही नहीं सकता, मेरे अंदर कुव्वत फ़ैसला ख़त्म हो गई है, मैं कोई कदम नहीं उठा सकता। वो फिर बैसाखी के तौर पर डार्क साइकोलॉजी इस्तेमाल करने वाले का सहारा मांगता है, और यही वो चाहता है। डार्क साइकोलॉजी का शिकार ज़्यादातर कौन से लोग होते हैं, और क्या चीज़ें, क्या आदतें हमारी हैं, हम किस तरह से दावत दे रहे होते हैं किसी ऐसे शख्स को
अपनी हुई उस वीकनेस की वजह से कि हम पे हमलावर हो जाए वो? जो हमारे यहाँ बहुत अच्छे लोग हैं ना, मुखलिस, सादा, सच्चे, प्यार करने वाले, वो बहुत जल्दी इनके झांसे में आ जाते हैं, क्योंकि वो समझते हैं, आसानी से ट्रस्ट भी कर लेते हैं। यस, इसीलिए वो समझते हैं कि मैं एक आईने में हूँ, जैसा मैं हूँ वैसा ही ये भी होगा ना, वो उसी तरीके से उसे देख रहे होते हैं। फिर डार्क साइकोलॉजी इस्तेमाल करने वालों की एक बॉडी लैंग्वेज भी होती है, वो बॉडी लैंग्वेज भी बता रही होती है आपको कि ये आदमी आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। वो अपने अंदाज से, गुफ्तगू के अंदाज से, हत्ता कि बैठने के अंदाज से, मतलब मैं ये बैठा वो ना, वो जो बैठेंगे तो वो ना ज़्यादा स्पेस ले रहे हैं वो। अब ये दिस इज़ नॉट अ गुड वे, एक मीटिंग कंडक्ट करनी है, अच्छा वे तो नहीं जो है। हमलावर है जी, डार्क साइकोलॉजी इस्तेमाल करने वाला, वो आपकी स्पेस में दाखिल होने की कोशिश कर रहा है। यस, आपको प्रपोजल दे रहे हैं उसे, आपकी अच्छी बात बता रहे हैं, मीटिंग में बैठे हुए हैं, तो उसे ऐसी ही सुननी चाहिए जैसे हम एक दूसरे को सुन रहे हैं। वो उस वक्त ऐसे हो जाएगा। अच्छा, अब अगर ऐसे कोई बैठ गया तो हमने उसको उसी नजर नहीं, खाली ये देखिए, इसमें हर चीज है, उसमें खाली बाजू क्लोज करना नहीं है। देखें, अच्छा, एक ये मैं सर्दी बॉडी लैंग्वेज, देखिए ये मैं बॉडी क्लोज करके बैठा हूँ, ओके, ये मैंने अपने आप को डिस्टेंस, मैं आपके करीब नहीं हूँ, देखिए ये करीब हूँ, ये मैं आपसे दूर हूँ, गर्दन मैंने पीछे की हुई है, मैंने एक साइड आपको दी हुई है कि आप इस काबिल नहीं हो कि मैं आपको पूरी तरह से फेस करूँ। आप कौन होते हो? मैं फासला दूर कर रहा हूँ, मैंने आपको बंद किया है मेंटली एंड फिजिकली। कुछ इस तरह के लोग होते हैं, एरोगेंट, अपने आप को एरोगेंट लोग होते हैं, अपने आप को डिस्टेंस पे। अगर आप मीटिंग्स देखें ना, इस तरह बोर्ड रूम मीटिंग हो रही है, 20-25 लोग बैठे हैं, तो जब तक डिस्कशन हो रही है कभी नोट कीजिएगा, लीडर्स आप भी ऐसे करके बैठे हुए, जो हेड कर रहे हैं ना, वो यूं बैठ के बात कर रहा है, सब मशवरे ले रहा है, सारा कुछ ये है जब वो मशवरे ले रहा है। अब आप नोट कीजिएगा, जब उसने देना है उसने ऐसे नहीं होना, उसने उसके लेग्स को क्रॉस करना है, टेक लगानी है पीछे, और फिर उसने कहना है कि आप जेंटलमैन, आप सबकी गुफ्तगू का शुक्रिया, और इस वक्त हमने ये डिसीजन किया है। दिस इज, ये ओपन है सब कुछ। उसने करीब आया है, अच्छा क्या आपको अहमियत दे रहा है, जो फैसला उसने सुनाना है, क्लोज कर दिया उसने, ये सबसे पहले उसने अपने को क्लोज करना है, फिर उसने अपनी कमर को पीछे करना है, डिस्टेंस क्रिएट करना है उसने। ये छोटे छोटे माइक्रो सिग्नल्स हैं, माइक्रो एक्सप्रेशंस चेहरे के भी होते हैं साथ, जो आपको बताते हैं कि ये आदमी अब आपके साथ क्या करने जा रहा है। और अगर आपने ये इल्म सीखा हुआ है, आप थोड़ी बहुत इसमें महारत रखते हैं, तो आप लोगों की मदद कर सकते हैं, आप लोगों के शिकंजे में नहीं आ सकते। जो लोग आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं या बाकियों को भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, आप उनकी उंगली पकड़ के उन्हें इस दलदल से, इस जाल से बाहर निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर हम बात कर लें, बिल्कुल जैसा आपने बॉडी पोस्चर की बात की है, कुछ लोग बिल्कुल ऐसे एज पे बैठे होते हैं जैसे अभी भाग जाएंगे, तो बेचैनी, बॉडी लैंग्वेज, बेचैनी, इज़्तिराब, वो अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे होते, वो कॉन्फिडेंस की टेक भी लगा कर नहीं बैठते, क्योंकि टेक लगा के बैठना एक रेस्ट है, एक आराम है। हो सकता है सीट में कोई प्रॉब्लम हो, डॉक्टर साहब सारों को शक की निगाह से नहीं देखना चाहिए। नहीं, सारों को तो नहीं, जैसे अनकंफर्टेबल नहीं, वो ठीक है। देखिए, जैसा मैंने कहा ना कि ये क्लोज, अब शदीद सर्दी है, वो बंदे के कपड़े बहुत गर्म नहीं है, तो वो ऐसे ही बैठा होगा ना उस वक्त। हाँ, कई चीज़ों को मिला के तब देखा जाता है, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी 2+2 4 नहीं होती, इसमें कई चीज़ों को ऐड करना पड़ता है। जिस तरह ख्वातीन के बारे में कहा जाता है कि जब वो कहती है नहीं तो इसका मतलब होता है कि मे बी, जब वो कहे मे बी इसका मतलब होता है यस, जब वो कहे यस इसका मतलब होता है शी इज नॉट अ वुमन। ये आपकी बड़ी डीप रिसर्च है, इस पे हम इसके ऊपर तो अलग टॉपिक बनता है। लेकिन अगर अब जिस तरह से डार्क साइकोलॉजी अपने घरों के अंदर भी कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, आप शौहर अगर बीवी को कर रहा है, बीवी बच्चों के साथ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बच्चों को एग्जैक्टली इस तरह से किया जा रहा है। बहुत सारे पेरेंट्स तो बच्चों को ये सुना के मार देते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ये कर रहा हूँ या मैं तुम्हारे लिए ये कर रही हूँ। बच्चे बेचारे साइकोलॉजी के तौर पे, मैं अपनी मेंटली हेल्थ के तौर पे इतने वीक हो चुके होते हैं कि वो वाकई में समझ पाते हैं कि हम कर पाते, एजुकेशन अपनी मर्जी की नहीं ले पाते, कैरियर अपनी मर्जी का चूज नहीं कर सकते, अपनी मर्जी की शादी नहीं कर सकते, हत्ता कि अपने बच्चों का नाम भी खुद नहीं रख सकते। जब उनका बच्चा होता है तो वो माँ बाप, पेरेंट्स बताएंगे कि क्या नाम रखना है, इस हद तक उन्हें अपना डिपेंडेंट कर देते हैं। मैंने तो ऐसे लोग देखे जो 25-30 साल के लड़के भी अपने कपड़े खुद नहीं ले सकते, मामा के साथ जाके लेना है। अब वो मामा बॉय इतना ज़्यादा डिपेंड कर रहा है माँ के ऊपर कि जब माँ नहीं होगी तो वो बहुत ज़्यादा तनहा हो जाएगा, उसकी शादी हो जाएगी तो उसकी बीवी कितने ज़्यादा मसाइल को फेस करेगी। तो उसकी माँ ने तो बाहर मोहब्बत का इजहार किया है, लेकिन एक्चुअली उसने मोहब्बत नहीं की। कहते हैं कि जो माँ बच्चे को गोद से नहीं उतारती वो बच्चा चलना नहीं सीखता। तो जिस माँ ने उसे मुसलसल चिमटा के साथ रखा है, इसका मतलब है उसने ज़िंदगी की तल्ख राहों पर चलना नहीं सिखाया उसे। तो ये इमोशनल डिपेंडेंसी जो है ये जहर है। तो कहीं ना कहीं जो विक्टिम्स हैं डार्क साइकोलॉजी के, उनके साथ उनके पेरेंट्स ने उनकी ग्रूमिंग में, उनकी ट्रेनिंग में, उनकी तरबियत में कुछ कमी छोड़ दी है, जिसकी वजह से वो उस एतमाद को बाहर नहीं, हम वालिदैन को सारा कसूर नहीं दे सकते, एक पार्ट है। कुछ लोगों को वालिदैन इस तरीके से अनजाने में ट्रीट करते हैं, कुछ जब दफातर में जाते हैं जॉब करने के लिए तो उनके सीनियर्स या उनके कुलीग्स उनसे ऐसे ट्रीट कर रहे हो। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर आपकी अच्छी तरबियत हुई भी है या आप एक स्ट्रॉन्ग आपका ब्रॉटअप हुआ है
आपको दिमागी तौर पे, आसाबी तौर पे मजबूत बनाया आपके पेरेंट्स ने, फिर तो इस तरह के जितने भी हमलावर हैं उनको आपने शटअप कॉल ही देनी है। देखें, आप सच्चे हैं, आपके माँ बाप ने कहा तुम्हें सच बोलना है, तुम्हें मोहब्बत करनी है, तुम्हें इखलास का मुजाहरा करना है, तुम्हें लोगों के साथ, गलत चीज़ नहीं है। यस, अब आप ये अच्छी बातें माँ बाप ने बताई हैं, लेकिन जब सामने वाले के पास गया है तो वहाँ पर वो इस चीज़ को मैनिपुलेट कर रहा है। एक मिसाल देता हूँ, कपड़े हैं ना, सफ़ेद कपड़े जो है ना, ये उजलेपन की आमतौर पे निशानदेही, ट्रांसपेरेंट है ये आदमी। अब आप सोचिए कि पाकिस्तान का 90% प्रॉपर्टी डीलर सफ़ेद कपड़े क्यों पहनता है? सियासतदान भी ज़्यादातर। अच्छा, अब आपको पता है कि वो माशाल्लाह है भी बहुत वाइट, मैनिपुलेटर वो होते हैं, वाइट कॉलर, आगे मैं नहीं बोलता, पता नहीं क्या कुछ लोग क्राइम कहते हैं, मैं तो नहीं कह रहा। तो वो वाइट कलर करने वाले, अपने वाइट कलर वाले वाइट ड्रेस पहनते हैं, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। इसी तरह ओपन पोस्चर, ओपन पोस्चर का मतलब है कि यू आर वेलकम। अच्छा, ये तो बड़ा अच्छा ओपन पोस्चर है कि यू आर वेलकम, लेकिन जो डार्क साइकोलॉजी को जानता है वो उसे वेलकम नहीं कर रहा होता, मगर इस पोस्चर को इस्तेमाल कर रहा होता है ताकि उसके दिल में जगह बनाए कि ये आदमी मेरे लिए बिल्कुल ओपन है, लिबादा उड़ के। यस, उस पर वो ट्रस्ट करता है। उसके बाद जब वो ट्रस्ट करता है तो फिर आपको पता है कि नकबजन वही होता है जो घर के रास्ते जानता है। अच्छा, ये तो हम अगर जिस तरह से आप बता रहे हैं निशानियाँ, और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि उनका रवैया जो कि डार्क साइकोलॉजी का शिकार करते हैं लोगों को, अगर हम मार्केट में जा रहे हैं, हम कुछ खरीदने जा रहे हैं, तो वो भी हमारे ऊपर इसी तरह से मैनिपुलेट करते हैं, ब्रांड्स हमारे ऊपर असरअंदाज होते हैं। जबरदस्त, इसका मतलब आज आप पढ़ के आई हैं, पहली बात तो ये है टॉपिक के बारे में। नहीं, वो माशाल्लाह वैसे भी बहुत तजुर्बा है शॉपिंग कर करके। अच्छा, उसमें देखें, जब सेल्स का लगता है ना कोई भी ऐड, उसमें साथ आपको सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट की जाती है। हरी, रश, 4 days रिमेनिंग, 10 days रिमेनिंग, लास्ट स्टॉक, सेल एंड्स टिल देन अब तो काउंटडाउन भी शुरू हो गया। अच्छा, अब वो क्या है, वो आपके सेंस ऑफ अर्जेंसी पैदा करके एक ये कि अगर मैंने इस मौके से फ़ायदा ना उठाया तो मेरा लॉस हो जाएगा, वो इस चक्कर में उसे बाइंग के ऊपर मजबूर करते हैं। तो ये भी डार्क साइकोलॉजी। अच्छा, एक और चीज़ भी है डॉक्टर साहब, अब तो ये तो आप सेल की बात कर रहे हैं ना, अब अगर एक ब्रांड ने नई लॉन्च की है अपनी कोई भी प्रोडक्ट, तो वो उसके ऊपर भी एकदम से बिल्कुल के सॉर्ट आउट फर्स्ट जी सॉर्ट आउट कर देंगे कि जी, और फिर कहेंगे कि आप एग्जैक्टली लिमिटेड एडिशन, ताकि लोग जल्द से जल्द की ये सेल आउट हो जाएगी तो उस चीज़ को जल्द से जल्द हासिल कर लें। उसके बाद वही चीज़ जो है वो सेल पर भी अवेलेबल होती है, उसके बाद पूरा साल जगह अवेलेबल होती है। तो ये चीज़, ये भी मैनिपुलेशन है हमारे ब्रांड्स का। जो स्टेटस कॉन्शियस लोग बहुत ज़्यादा हुए हुए हैं, बेसिकली वो अपने आप को खुद उस जाल में गिरफ्तार होने के लिए पेश करते हैं कि वी आर अवेलेबल, बराह करम आओ और हमारी जेबों को, नहीं हमारी नहीं, हमारे शौहर की जेबों को साफ करो। तो हम लोग ब्रांड के चक्कर में, मैंने एक बार डॉक्टर साहब किसी इवेंट पे जाना था और बड़ा इंपॉर्टेंट, मेरी सारी फैमिली मेरे साथ थी, और मैं सबसे पहले वो मुझे स्टॉक में शो हुआ, मैंने इशफाक की जिम्मेदारी लगाई, किसकी जिम्मेदारी लगाई, मुझे मैसेज आया कि जी वो अवेलेबिलिटी है अगर आप लेना चाहें, और लास्ट पीस है, और अगर मैडम आपने 11 बजे से पहले पहले ले लिया तो अब वो मैंने इवेंट में जाना था, मैंने 12-1 बजे तक लेट हो जाना था। मैं सबसे पहले बच्चों को गाड़ी में बिठाए हुए वहाँ गई हूँ, मैंने पिक करने के बाद कहीं और गया, मेरे मियाँ पूछ रहे यार कहाँ रुक गई हो, और बाद में वो सूट जगह जगह पे अवेलेबल हो गया। अब देखें, इसमें सेल्स में इसे इस्तेमाल किया जा रहा है, कॉर्पोरेट सेक्टर में, रिश्तों में, इसी तरीके से यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में जहाँ पे बड़े बच्चे बच्चियाँ पढ़ते हैं, वहाँ टीचर्स जिनके पास कुछ खास नंबर्स होते हैं ग्रेडिंग के लिए, उनका इस्तेहकाक होता है, वो उसका कैसा इस्तेमाल करते हैं। हमारे सामने बेशुमार इसके स्कैंडल सामने आ चुके हैं। बच्चे बच्चियाँ खुदकुशी कर रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। वजह यही है कि वहाँ पर कोई ना कोई अथॉरिटी डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बच्चों के मुस्तकबिल से खेल रही है। थैंक यू सो मच। और डॉक्टर साहब ने जो मुफीद बातें बताई हैं, ये हम सब की ज़िंदगियों का हिस्सा है। हम ट्रैप होते हैं इस तरह के लोगों से जो हमारा शिकार करते हैं, हमारी अच्छाइयों का फ़ायदा उठाते हुए और अच्छाई का लिबादा उड़ते हुए हम पे हमलावर होते हैं। हमारे वर्क प्लेसेस पे गलती से अनजाने में पेरेंट्स भी अपने बच्चों के साथ कर जाते हैं, हस्बैंड वाइफ के साथ कर जाता है, वाइफ हस्बैंड के साथ। तो इन चीज़ों से समझना है और उससे सबक सीखना है और ख़ुद को किसी का शिकार होने से बचाना। दुरुस्त। और बच्चे, माँ बाप बच्चों के साथ कर जाते हैं, तो इसलिए अपने आप को, अपनी बच्चों की पर्सनैलिटी भी इतनी मजबूत रखिए, उनकी शख्सियत साजी इतनी मजबूती से कीजिए और अपनी भी, ताकि कोई लूप होल ना हो, कोई उसका फ़ायदा ना उठा सके और कोई हमारे ऊपर मैनिपुलेट ना कर सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी मौजूदगी का, हमने खूब फ़ायदा उठाया। अब इसके बाद बात करेंगे खूबसूरती की, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप वेलकम बैक। कुछ मुल्की मईशत की बात कर लेते हैं। और मईशत एक बड़ा चैलेंज तो बना हुआ है मौजूदा हुकूमत के लिए, लेकिन तसल्ली बख्श बात यह है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की तरफ से जो हालिया एक आदाद शुमार सामने आया है, उसमें करप्शन में कमी बताई गई है। 2025 में पाकिस्तान की कारकर्दगी मिले जुले बैरूनी तजर्बों की अक्कासी करती है और ये दर्जाबंदी जो है अब एक दर्जा तनज़ली के साथ 136 नंबर पर आ चुकी है।
और ये यकीनी तौर पे तसल्ली बख्श है, लेकिन अभी भी बहुत से मराहिल हैं जो तय करने बाकी। बिल्कुल ऐसे ही है, जबकि बाकी 5 इदारों ने किसी तब्दीली का इंदराज नहीं किया है। इसमें हम देख रहे हैं बेहतरी तो आ रही है, लेकिन कुछ इदारे अभी भी मायूस नज़र आते हैं। डॉक्टर कैस असलम साहब माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है, इसमें बेहतरी तो आई है, 135वें नंबर पर हम आ गए हैं 180 में से, लेकिन समझते हैं कि ये काफ़ी होगा, ये बेहतरी काफ़ी होगी। बदउनवानी के अंदर हम देख रहे हैं कि बेहतरी आई है। क्या समझते हैं, ये गुड गवर्नेंस की वजह से है या फिर वैसे ही हालात जो है वो नासाज नहीं है? अब करप्शन के लिए कुछ बचा ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर जिसमें बदउनवानी या करप्शन हो सके? नहीं, शुक्रिया। देखें, 2-3 तो आपकी जो फौज है उन्होंने अपने पुराने ISI चीफ को सजा दी है। आपके एक जज सुप्रीम एक जज को सजा दी है, इसलिए और जो एक्चुअली परसेप्शन जो है फॉरेन कंपनियों का वो बेहतर हुआ है। आपकी बहुत सारी ट्रांजैक्शन जो हैं वो ऑनलाइन हो गई इन दैट कॉन्टेक्स्ट, मगर जहाँ प्रॉब्लम है वो ये है कि आपकी ब्यूरोक्रेसी आपकी में कहीं किसी को सजा नहीं दी गई। सो बहुत स्लो है ये बेहतर होना, हमें पता लेकिन है। डॉक्टर साहब, ये हौसला अफजा कितना है? करप्शन में कमी होगी तभी इन्वेस्टर्स का एतमाद बहाल होगा, चाहे वो मकामी हो या बैनुल-अक़वामी। देखें हौसला अफजा तो इसलिए नहीं है कि आपके फाइनेंस मिनिस्टर खुद माने हैं कि फॉरेन कंपनियां को छोड़ के गई हैं इस मुल्क में। हमें इन्वेस्टमेंट आनी है, हमें चाहिए कि इन्वेस्टमेंट आए, वो नहीं आ रही। CPEC भी स्टेगनेंट है, अमेरिकन इन्वेस्टमेंट भी अभी तक उस तरीके से नहीं आई, कंपनियां को छोड़ के जा रही हैं, तो उस लेवल पे हौसला अफजा नहीं है इन दैट कॉन्टेक्स्ट। मगर मूडी ने भी आपकी रेटिंग बेहतर की है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भी की है। तो अब बात तो ये है अपने घर में आजमाते हैं। और डॉक्टर साहब, इसमें जो मुख्तलिफ 5 इदारे हैं उन्होंने तो अपनी दर्जाबंदी या अपने जो दादोशुमार हैं वो शेयर ही नहीं किए, उन्होंने इसमें हिस्सा ही नहीं डाला, शायद वो मुतमिन नहीं है। लेकिन अगर इस रफ्तार की बात की जाए जो कि 1% जो है वो उसमें बेहतरी आई है, हम देख रहे हैं, इसको बढ़ाने के लिए, इस रफ्तार को स्पीड अप करने के लिए क्या कुछ करना होगा हुकूमती सतह पर और किस तरीके से बेहतरी लाई जा सकती है? जिस तरह आप भी बता रहे हैं बहुत सारी कंपनीज वो छोड़ कर जा रही हैं और जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आनी है वो भी इसी वजह से रुकी पड़ी है क्योंकि यहाँ पर बदउनवानी बहुत ज़्यादा अरूज पर है, करप्शन बहुत ज़्यादा है। तो क्या इसको स्पीड अप किया जा सकता है? उसका तरीकाकार क्या होगा? स्पीड अप तो उस वक्त होगा ना जब आप आपकी जो अदारे हैं जो करप्शन पकड़ते हैं वो मुकम्मल ना करें बल्कि सजाएं दें। जब तक सजाएं नहीं होंगी, जब तक आप क्या शराफिया में टैक्स एवेजन नहीं पकड़ी जाएगी, वो शफाफियत नहीं आती। इन दैट कॉन्टेक्स्ट असल में जो बात आपने पहले की है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कैस असलम हमारे साथ मौजूद थे और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की तरफ से हमारी रेटिंग बेहतर हुई है। करप्शन के मैदान में हमने बेहतरी इकदाम किए हैं और लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है ताकि एतमाद ना सिर्फ लोकल इन्वेस्टर्स का बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी बहाल हो और पाकिस्तान की मईशत मजबूत हो सके। दुरुस्त और सजाएं और जल्दी चाहिए। अगर कोई इदारा बदउनवानी से पाक हो चुका है तो उसको उसके बदले में इंसेंटिव्स दिए जाने चाहिए और जो इदारे अभी भी बदउनवानी में मुलविस पाए जाते हैं उनको सजाएं होनी चाहिए ताकि आइंदा आने वाले दिनों में इसको मुकम्मल तौर पर इसका बदउनवानी का और करप्शन का खात्मा किया जा सके पाकिस्तान के अंदर से। प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो चुका है, हम आपसे चाहेंगे इजाजत, आपसे मुलाकात होगी कल। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।